केजरीवाल से आपकी अक्सर मुलाकात होती, कैसा था व्यवहार? उनसे बड़ा कोई तानाशाह नहीं। चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा हैं या भाजपा पोषित नेता? देश में दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जी से अगर आपकी मुलाकात हुई तो आप उनसे क्या कहेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हम दोनों साथ बैठे। आपको केजरीवाल ने अपने घर बुलाकर आप पर दबाव बनाया था। आज किसी को भी डराया जा सकता है। दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन? आरएसएस, बीजेपी, सिंधु परिषद, बजरंग दल। मायावती आपकी नजर में निडर और निर्भीक नेता या डरी हुई एक कंप्रोमाइज्ड नेता? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जिस दल से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से, उनसे गठबंधन जारी रहेगा या घटक दल के बदलने की भी कोई संभावना नहीं, है? मेरा स्पष्ट मानना। राहुल गांधी जी अक्सर हर मंचों से जाति जनगणना की बात करते हैं। अगर जाति जनगणना हो गया जिस हिसाब से राहुल गांधी जी चाहते हैं, दलितों की, पिछड़ों की तस्वीर कैसे बदलेगी? उनको क्या फायदा होगा? अभी तक ओबीसी की जाति का कोई डाटा नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति का डाटा है। हर तरह का डाटा सरकार के पास होना चाहिए। कुछ बरस पहले बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने भरे मंच से कहा था, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। लेकिन माफी चाहता हूं, आज मैं जाति की बात करूंगा, क्योंकि जाति आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। जाति आज के समाज की एक हकीकत है और वर्तमान में परिस्थितियां कुछ ऐसी बना दी गई हैं कि उससे यह प्रतीत होता है कि जाति अभी जल्दी जाने वाली नहीं है। जब तक भारतीय समाज में सूरज चांद रहेगा तब तक जाति रहेगी। और जाति की चर्चा हुई तो मुझे एक शब्द याद आया, जाति से ही दलित। अक्सर इस शब्द से आपका पाला पड़ता होगा। जब आप अखबार पढ़ते होंगे तो उत्पीड़न की खबरों में यह शब्द आपको मिल जाता होगा। जब किसी नेता का भाषण सुनते होंगे तो इंसाफ की आवाज से कदमताल करते हुए यह शब्द मिल जाता होगा। सोशल साइंस की भाषा में जो सोशल साइंस को जानते हैं वो अक्सर इस शब्द के साथ एक मुश्त वोट बैंक को नत्थी कर देते हैं। आज बीजेपी, आरएसएस, राहुल गांधी, जाति जनगणना, दलित पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है, अंबेडकर से लेकर चंद्रशेखर तक, कांसीराम से लेकर मायावती तक, कितना बदल गया दलित पॉलिटिक्स। और बीजेपी आरएसएस के इस काल में क्या हो रहा है देश में दलितों के साथ, केजरीवाल के पुराने सहयोगी के साथ, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। और आज इन सारे मुद्दों के, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुत धन्यवाद। जय भीम सबको। आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता कहूं, एक आंदोलनकारी कहूं, एक मशहूर वकील कहूं या कांग्रेस का नेता, आप क्या कहलवाना पसंद करते हैं? वैसे तो चारों कह सकते हैं, लेकिन मैं एक ट्रू अम्बेडकराइट मिशनरी सोल्जर। जी, अगर इसे सामान्य शब्दों में दर्शकों के लिए बताना चाहें। बाबा साहेब का सामाजिक न्याय के मिशन का सच्चा सिपाही। जी, आप पॉलिटिक्स में आने से पहले एक मशहूर वकील थे, तो यहीं से हम बात की शुरुआत करते हैं जी कि वकालत की दुनिया में आप चमकते हुए सितारे थे, आप नामी गिरामी वकील थे, आपके पास मुवक्किलों की भी भरमार थी और अब आप पॉलिटिक्स में हैं। एक वकील और एक नेता की जिंदगी का जो बेसिक फर्क होता है, क्या क्या बदलाव आया? बेसिकली वकील को हमेशा अपने मुवक्किल को केस जिताना उसकी प्राथमिकता रहती है जी। अपने मुवक्किल को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता रहती है और उस प्राथमिकता के लिए उसको जो भी करना होता वो करता है। लीगल पूरी नॉलेज के साथ संबंधित विषय के बारे में कानून की पूरी समझ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट, उसको सबको अध्ययन करके साइट करना और साथ में फैक्ट को अच्छे से समझना और लॉ के हिसाब से उस फैक्ट में केस किस दिशा में जाएगा और कैसे उसे अपने तर्क से जज को समझाकर अपने मुवक्किल को न्याय दिलवाना, ये उसकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन राजनीति, जहाँ तक आपने नेता की बात की, राजनीति अब कई मायने में बदल गई है। पहले राजनीति का मतलब था जो विद्वान लोग थे या बिजनेस में लोग थे
वो राजनीति में पैसे के लिए नहीं आते थे, जी वो राजनीति में देश सेवा के लिए आते थे। जी लेकिन अब राजनीति के मायने कुछ नहीं बल्कि काफ़ी हद तक बदल गए। जी अब बहुत सारे लोग तो राजनीति में जल्दी से जल्दी कैसे पैसा कमाया जाए इसीलिए आ जाते हैं। बहुत सारे लोग फेम के लिए आ जाते हैं, पब्लिसिटी मिले। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है जो देश सेवा के लिए या जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं उस समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनके मुद्दों को समाधान कराने के लिए राजनीति में आते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अब कम है। आप पैसा बनाने की बात कह रहे हैं कि कई लोग पैसे के लिए भी राजनीति में आते हैं। आप वकालत में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। जी उसके पहले आप सामाजिक आंदोलनों में थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं थे आप। जी हाँ, बिल्कुल। फिर जब आपकी वकालत अच्छी चल रही थी, आप अच्छा पैसा कमा रहे थे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि या किसी ने आपको कहा कि आप पॉलिटिक्स अच्छा कर सकते हैं? कैसे आप राजनीति? एक्चुअली मैं आपको दो दृष्टांत बताऊंगा। जी एक मेरे मित्र थे और उनके फादर एग्मुट कैडर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और वो पौंडीचेरी के चीफ सेक्रेटरी थे। तो मैं अक्सर लॉ फैकल्टी से, उनका बेटा मेरी क्लास में पढ़ता था, उनके साथ उनके घर चला जाया करता था। जी वहाँ बैठ के हम पढ़ा करते थे। तो एक बार अंकल आए हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि राजेंद्र गौतम, तुम इतना सोशल वर्क करते हो, समाज से जुड़े हो, कंसेप्ट भी क्लियर है, ज्ञान भी रखते हो, तुम राजनीति क्यों नहीं करते? तो मैंने उनको कहा, अंकल राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, कौन इन चक्करों में लगे, प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग राजनीति में आ रहे हैं। और बाई चांस उस वक्त का जो मेरा अपना अनुभव था, क्या उम्र रही होगी क्षेत्रीय आपकी? स्तर पे उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 22 साल के आसपास। तो उस वक्त जो मैं देखता था अपने इर्द गिर्द जो लोग राजनीति में थे, जी वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग थे, वो ज़्यादातर एजुकेटेड और समझबूझ वाले लोग नहीं थे। तो मेरे मन में जो दिमाग में एक बना हुआ था एक इमेज, वो ये बना हुआ था राजनीति में पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं अच्छे लोग नहीं है, ऐसे ही गुंडे टाइप या प्रॉपर्टी डीलर टाइप उस तरह के लोग होते हैं। तो मैंने कहा, अंकल इसमें तो वो प्रॉपर्टी डीलर टाइप गुंडे टाइप लोग होते हैं, इसमें क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जी तो फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि राजेंद्र गौतम, तुम जैसे लोग इसके लिए जिम्मेदार हो। अगर आप नहीं आओगे तो ऐसे ही लोग जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको नॉलेज है, ज्ञान है और जो समाज को सही मायने में नेतृत्व देना चाहते हैं, जो वास्तव में देश को नई दिशा देना चाहते हैं, अगर वो लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो फिर दोष किसको दे रहे हो? जी फिर तो आप भी दोषी हो। जी तो एक तो वो बात मेरे माइंड में थी। जी दूसरा, मैं 9th क्लास से ही सोशल एक्टिविज्म में आया। परिवार में कोई था ऐसा करने वाला? बेसिकली मेरे पिताजी सामाजिक समझ वाले थे तो वो नौकरी में 4th क्लास जी के एम्प्लॉय थे इनकम टैक्स में। जी लेकिन जो समाज की यहीं दिल्ली में पंचायत दिल्ली में, वो मेरे जन्म से पहले दिल्ली आ गए थे, उत्तर प्रदेश से, मेरठ जिले से। जी और लेकिन जो समाज के जो मुद्दे होते थे, समाज की पंचायतें होती थी, तो विशेष रूप से मेरे फादर को बुलाते थे लोग कि यार वो बहुत अच्छे से लॉजिकल तरीके से बात को रखते हैं और डिसाइड करने में मदद करते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम अपने पिताजी से सुनते रहते थे। हर मुद्दे पे घर में चर्चा होती थी, जी जिसमें दलित उत्पीड़न के मुद्दे हों या दूसरे मुद्दे हों, वो चर्चा हम सुनते थे। और साथ में मेरी बड़ी बहन की शादी थी 19 अप्रैल 1979। तब दबंगों ने बारात पे हमला कर दिया था आपकी बहन की बात? मेरी बड़ी बहन की शादी में, और मैं तब 6th क्लास में पढ़ता था। तो वो उसका असर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे था, चूँकि वो बहुत बड़ा झगड़ा था और करीब 2 महीने तक सीआरपी पुलिस के 25-30 जवान घर पे रहे, दिल्ली में ही। गोंडा गांव है, गोंडा विधानसभा है, तो वहाँ की घटना है। तो वो भी मेरे दिमाग में था। तो मैं जो छोटी उम्र से इस मिशन में जुड़ा, और फिर जब मैं 12वीं में था तब से बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया। हम 25-30 लड़कों का ग्रुप था, तो लोगों से एक एक कमरा ले रखा था फ्री में। शाम को 2.5 घंटे हम बच्चों को फ्री पढ़ाते थे। 450 बच्चे रोज़ आते थे, 4 पीरियड लगते थे। तो वहाँ से लगातार काम करते करते हम आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पता लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया था 1924 में। तो हम समता सैनिक दल से जुड़े एक छोटे से सिपाही के तौर पे। फिर जब पूर्वी दिल्ली पूरा एक ज़िला होता था, फिर मैं जिलाध्यक्ष बना, फिर दिल्ली का उपाध्यक्ष बना। फिर 19-20 मार्च 1997
मैं दिल्ली के अंबेडकर भवन पे समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जी मैं उसमें नेशनल ट्रेजरर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना और फिर 2002 में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना। जी उस संगठन में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रदर्शन पूरे देश में हमने किए होंगे। अल्टीमेटली प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन लेके उन्हीं नेताओं के पास जाना होता था, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उन्हीं लोगों के पास। तो मन में एक बात तो समझ में आ गई थी कि अल्टीमेटली हम जब समाज के मुद्दों को उठाते, धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो मुद्दों का समाधान है जी वो सत्ता से है और सत्ता नेताओं से चलती है। तो अगर नेता अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर समाज को भी बहुत कुछ दे सकते हैं और एक देश के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी तो यहाँ से आकर्षण तो बढ़ा, लेकिन मैं तो एक वकील, समता सैनिक दल का नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ मैं एक वकील के तौर पे कोर्ट में वकालत करता था। 10 से 12 केस मेरे रोज़ लगते थे। तो वकालत करते हुए और सामाजिक काम में हमेशा रहता था, पूरे देश में जाना रहता था मेरा। इसी बीच लगभग 25 नवंबर को 2014 में आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि यार राजेंद्र गौतम जी, आपका इतना बड़ा सामाजिक आंदोलन का लाइफ रहा है, आप राजनीति में क्यों नहीं आते? जी। मैंने कहा यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक समस्याएं इतनी हैं, हम लोग उसके लिए समाज को तैयार कर रहे हैं। समाज तो राजनीति वाले लोग राजनीति करें, हम समाज को तैयार कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि आप आंदोलन करते हो और आंदोलन से निकली ये पार्टी है, तो आप यहीं क्यों नहीं आ जाते? तो उन्होंने फिर मेरे जिद की, आप अपना एक बायोडाटा दे दो। मैंने कहा मैंने बायोडाटा बनाया नहीं कभी। जी। कह ले कल दे दो सुबह। तो मैं कोर्ट गया, वहाँ से केस अटेंड करने के बाद मैंने 1.5 पेज का एक बायोडाटा बनाया और 2 पन्ने ऐसे ही जी उनको दे दिए। जी। और सही 1 महीने बाद 25 दिसंबर 2014 को मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से विधानसभा सीमापुरी से। सीमापुरी। और 7 फरवरी को 2015 में चुनाव था। 10 फरवरी 2015 को रिजल्ट आया और लगभग 49,000 वोट के अंतर से मैं जीत भी गया। जी। तो इस तरीके से मेरी राजनीति में शुरुआत हुई। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं और अभी अंबेडकर मिशन के सिपाही होने का आपने दावा भी किया। जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और आपको टिकट मिला, तो क्या तब ये चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के इस आंदोलन को, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना आंदोलन को पीछे से संघ भी फंड कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था? नहीं, तब तक किसी को नहीं पता चला और तब तक एक अलग दिशा थी। जी। ऐसा लग रहा था जैसे देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, क्योंकि टीवी चैनल को लोग देखते हैं आमतौर पर। जब आदमी हारा थका शाम को काम करके घर आता है, या वकील वकालत करके घर आता है, या टीचर प्रोफेसर अपनी नौकरी से घर आता है, या सरकारी नौकरी के लोग नौकरी करके शाम को घर आते हैं, या मजदूर मजदूरी करके शाम को घर आता है, या फैक्ट्री में काम करने वाला शाम को फैक्ट्री से घर आता है, तो अक्सर सबकी आदत रहती है घर आने के बाद टीवी चला के बैठ के आज की खबरें क्या है। जी, उस दौर में तो और ज़्यादा था। और उस वक्त, आज मैं सच को देख पा रहा हूँ, स्पष्ट साफ दिखाई देती है तस्वीर, लेकिन उस वक्त तो टीवी पे देख रहे हैं तो बस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, और ऐसा लग रहा था जैसे मीडिया चैनल सारे के सारे सरकार को पूरी तरह से एक तरीके से सरकार को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। जी। तो आम जनता का क्या है, जो टीवी पे दिख रहा है वही उनको सच लगता है। तो उस वक्त तो ये आभास किसी को भी नहीं हुआ कि ये आंदोलन एक फर्जी आंदोलन है जो यूपीए की सरकार को बदनाम करने के लिए चलाया गया, जिसमें आरएसएस के एक बुजुर्ग अन्ना हजारे को और उनके कुछ साथियों को लाके बिठा दिया और फिर 24 घंटे टीवी पे चलाया जा रहा है। तो वो जो षड्यंत्र था वो बाद में 2020-21 तक आते आते चीज़ें, तस्वीरें साफ होनी शुरू हो गई थी। उस वक्त अगर आपको ये पता होता कि इस साजिश के पीछे कौन है, ये जो पार्टी है, ये जो बी टीम है, उसके पीछे कौन है, तो आप शायद आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करते। किसी कीमत पे नहीं करता। वजह यह है कि आप एक बात समझिए जी, जब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष को पढ़ते हैं तो एक उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण आयाम आता है जी, और वो दिन था 23 सितंबर 1917। जी। 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप
सियाजीराव गायकवाड़ जी जो बड़ौदा के महाराज थे, उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी और स्कॉलरशिप में शर्त रखी थी कि जब आप पढ़कर वापस आओगे तो आपको सेवा करनी होगी, नौकरी करनी होगी हमारे राज्य में। वो पढ़ के जब वापस आए 1916 में, तो उनको 1917 में कहा गया कि ये शर्तें याद करिए और आपको सेवा देनी है, नौकरी करनी है जी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ोदरा गए और सैनिक सचिव के तौर पे नौकरी शुरू की। वहाँ जो उनके साथ पक्षपात उनके सहपाठियों ने किया और उसके बाद किराए पे कमरा किसी ने नहीं दिया। पारसी धर्मशाला के मैनेजर ने डबल किराया लेकर और उनकी जाति छुपाकर उनको कमरा दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि ये अछूत समाज से कोई अम्बेडकर यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों ने उनका सामान बाहर फेंक दिया, उनको धमकाया। अब उन्होंने सोचा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वापस मुंबई अपने घर जाता हूँ, लेकिन वो ट्रेन छूट चुकी थी और अगली ट्रेन में टाइम था। तो कमाटी बाग जो बड़ौदा के नरेश ने, सियाजीराव गायकवाड़ जी ने बनाया था, वो उसमें गए, एक पेड़ के नीचे बैठ के चिंतन करने लगे और चिंतन करते हुए यह सोचते हुए कि मैं विदेश से पढ़ के आया, इतनी काबिलियत हासिल करके आया, उसके बावजूद भी मेरे साथ इतना अन्याय और इतना अपमान का जीवन, तो मेरे समाज को तो हजारों साल से कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। उस दिन उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने ये संकल्प किया जी कि आज से मेरे जीवन के संघर्ष की शुरुआत होती है और मैं अब अपना जीवन अपने समाज को आज़ाद कराने में और उनके हक अधिकार दिलाने में लगाऊंगा। जी। तो यहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष की शुरुआत होती है और एक समय आता है 1935 में, जब आर्य समाजियों का एक संगठन जाति तोड़क मंडल, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लाहौर में आमंत्रित करता है भाषण के लिए। लेकिन शर्त होती है लिखित में पहले भाषण भेजना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित में भाषण भेजते हैं। तो संतराम BLLB जो उसके आयोजक थे, उन्होंने जब उस भाषण को पढ़ा तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कुछ सुझाव दिए कि आपको इस भाषण में कुछ चीज़ें बदलनी होंगी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं इस भाषण में से एक कोमा और मात्रा भी नहीं हटाऊंगा जी। तो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने से इनकार कर दिया और फिर वो भाषण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा, अपने उस किताब के रूप में छपवाया, जिसका नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जाति का उन्मूलन। जी। बाबा साहब अम्बेडकर से याद आया, बाबा साहब अम्बेडकर, आपको उस बात को पहले मैं कंक्लूड कर दूं बस एक लाइन में, कि उस किताब के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदू धर्म 4 मंजिला इमारत है और इसमें एक मंजिल पे रहने वाला दूसरे में नहीं जा सकता। जो शूद्र है वो 4 सबसे मंजिला नीचे, का मतलब 4 वर्ण, 4 वर्ण, वर्ण आश्रम, 4 वर्ण आश्रम नहीं कहेंगे जी, 4 वर्णीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, 4 वर्णों में समाज बटा है। सबसे नीचे शूद्र, उसके नीचे वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय और सबसे ऊपर ब्राह्मण। तो शूद्र कितना ही विद्वान हो जाए कभी ब्राह्मण बन नहीं सकता, और ब्राह्मण कितना ही अपराधी या नीच प्रवृत्ति का भी हो जाए तो भी वो कभी शूद्र नहीं बन सकता। इसीलिए मैं इसको, बाबा साहब ने इसको 4 मंजिला इमारत कहा है, जिस इमारत के दरवाजे खिड़कियां बंद हैं और उसमें कोई सीढ़ी नहीं है, जो जिस माले पे है वो वही बंद रहे, वही बंद हो रहा है। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मानने वाले संगठन के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी। तो ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। अगर मुझे पहले से पता होता कि इस अन्ना आंदोलन बेसिकली यूपीए की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था और जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, कोल ब्लॉक घोटाला, ये सब झूठे केस बनाए गए जो हकीकत में कोई अपराध हुआ नहीं था, और ये इसके पीछे आरएसएस है, वो आरएसएस जो मनुस्मृति के हिसाब से आज भी देश को चलाने का सपना देखती है जी। तो किसी भी कीमत पर मैं उस पार्टी में या उस संगठन में या उस संगठन के बनाए किसी भी षड्यंत्र के द्वारा उपजी पार्टी में नहीं जाता। आरएसएस मनुस्मृति पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। आपने अंबेडकर से शुरू किया था तो उसी अंबेडकर जी पर फिर से लौटते हैं जी। अंबेडकर और अब चंद्रशेखर, अंबेडकर से लेकर चंद्रशेखर तक ये दलित पॉलिटिक्स कितना बदल गया, क्या मिला दलितों को,
या दलितों को गुमराह किया गया? आप तो कंपैरिजन ही बहुत गलत कर रहे हैं। जी डॉक्टर बाबा साहेब नहीं, हम अम्बेडकर जी का कोई कंपैरिजन नहीं करें। कंपैरिजन नहीं तब हो से सकता। लेकर अब तक क्या बदलाव हुए? पॉलिटिक्स में कितना बदलाव अब हुआ? पॉलिटिक्स में ये बदला जी कि पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के समय पे जो नेता थे, जी या उनके बाद मान्यवर कांसीराम साहब आए, बाबू जगजीवन राम जी आए, जी उनके बाद बुद्धप्रिय मौर्य आए, तो वो एक ऐसे नेता रहे जो समाज के लिए समर्पित रहे, समाज के मुद्दों पर लड़ते थे। जी समाज कैसे आगे बढ़े, सरकार में रह के उनके लिए योजनाएं बनवाते थे। जी सरकार में बाहर रहकर भी जी सरकार से वो योजना बनवाने का दम रखते थे। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, वो कांग्रेस में तो थे नहीं, वो तो अपना सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। जी उन्होंने तो 4-4 अखबार निकाले, उन्होंने तो 50 किताबें लिखी, उन्होंने तो अनेकों रिसर्च किए, कई सब्जेक्ट में पीएचडी की। उन्होंने तो पहला संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया 1924 में। उन्होंने तो महार सत्याग्रह किया। जी उन्होंने तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। जी पहला चुनाव उन्होंने अपनी पार्टी से, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से लड़ा, जिसमें 17 उनके पार्षद जीत कर आए। और बाद में तो उन्होंने अपनी पार्टी दूसरी बनाई, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। लेकिन वो अपनी पार्टी बनाने के बावजूद हमेशा सरकार के साथ आर्ग्यूमेंट करते थे, जी और सरकार से आर्ग्यूमेंट करके तर्क के आधार पर सरकार से अपने समाज के लिए योजनाएं बनवाते थे। जी आपको याद होगा 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया, जी तो पहला ज्ञापन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने साउथ बोरो कमीशन को दिया, जिसमें समाज के लिए कुछ मांगे रखी। दूसरा ज्ञापन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1928 में साइमन कमीशन आया, जी उन्होंने साइमन कमीशन को ज्ञापन दिया और अपने समाज के मुद्दों को उनके सामने रखा, जिसमें उनके लिए सेपरेट इलेक्टेड, उनके लिए नौकरी, उनके लिए वोट का अधिकार, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में सुविधाएं, उनके लिए विदेश पढ़ने जाने में मदद। तो उस तरह के तमाम मुद्दे उन्होंने ज्ञापन के तौर पर साइमन कमीशन को दिए। जी और 1930, 1931, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके भारत के अछूतों का प्रतिनिधित्व किया और उनके मुद्दों को रखा। जी और वहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए लेकर आए। जी रैमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, जी और वो कम्युनल अवार्ड 18 अगस्त 1932 को आया, जी जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अलग अलग जगह से धमकियां मिलने लगी जी कि अगर गांधी जी की अनशन में डेथ हो गई तो आपके पूरे कौम को कत्लेआम कर दिया जाएगा, जी नरसंहार कर दिया जाएगा। तो उस मजबूरी में बाबा साहेब ने सोचा, और उनके साथियों ने भी कहा कि अगर गांधी जी की डेथ हो गई और पूरे समाज का कत्लेआम हो गया तो फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आप करोगे क्या। तो बाबा साहेब ने फिर गांधी जी के साथ समझौता उनका हुआ 24 सितंबर 1932 को। जी नहीं, इसके बदले में नहीं है, जी अच्छा ये लोग गलत बताते हैं। जी उसमें वो पहले से शामिल थे, उसमें आरक्षण का मुद्दा भी पहले से शामिल था, उनके एजुकेशन का मुद्दा भी पहले से शामिल था, लेकिन उसमें उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बजाय जॉइंट पार्लियामेंट्री जो सिस्टम मिला, जी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली मिली, जिसमें पहले जो मिल रहा था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जी उसमें रिजर्व सीट पे जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको चुनने का अधिकार शेड्यूल्ड कास्ट को मिलना था। जी उस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड नहीं था, उस वक्त वर्ड था अस्पृश्य, जी या इंग्लिश में अनटचेबल या अछूत। अछूत। तो अछूतों को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकार कर लिया था जी कि आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये पृथक निर्वाचन केवल अछूतों को नहीं मिला था, जी बल्कि इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक थे, उनको भी मिला था। जैसे सिख थे उनको भी मिला था, ईसाई थे उनको भी मिला था, जी और मुस्लिम थे उनको भी मिला था। जी जैन और सिख, जैन और हाँ, मतलब जो भी रिलीजियस जी, बौद्ध को माइनॉरिटीज छोड़कर। थी उन सब रिलीजियस माइनॉरिटीज को मिला था। तो उसी प्रकार अछूतों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। जी और अल्टीमेटली 24 सितंबर 1932 को पूना का ये समझौता हुआ, पूना पैक्ट। जी और उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिले। जी और इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें थी,
जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन हो, जी जी या चुनाव क्षेत्र में उनके लिए रिजर्व हो, वहाँ चुनाव लड़ने का उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी बने, वहाँ से अधिकार मिले, उनको पढ़ने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको सीटें रिजर्व हों, जी 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 उनको आर्थिक सहायता मिले पढ़ने में, वो सारी चीज़ें भी उसमें शामिल थी। जी तो ये 1932 में पूना पैक्ट 24 सितंबर को हुआ, और यहाँ से फिर आगे, क्योंकि लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बेशक उनकी पार्टी अलग थी जी उस वक्त, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और उसके बाद फिर उनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जी लेकिन अपनी पार्टी बनाने के बाद भी वो सरकार से बात करके, जी डायलॉग करके वो अपने समाज के लिए योजनाएं बनवाने में कामयाब हो जाते थे। जी। अम्बेडकर जी से बात ये किया और याद आई, आजकल सोशल मीडिया के इस युग में लगातार ये चर्चा भी चल रही है, और एक वर्ग है जो संविधान को, जो आपके लैंग्वेज में कहें तो जो संविधान को नहीं मानते, वो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता थे ही नहीं, संविधान का तो निर्माता कोई और था, बाबा साहब ने तो केवल संविधान को कंपोज किया। जिन्होंने संविधान के बनने की प्रक्रिया को पढ़ा नहीं है जी वो इस तरह की बात करेंगे। पहले तो उनको ये समझना होगा कि आज़ादी से पहले भारत 562 रियासतों में बटा था। भारत में हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। जी भारत में 6,443 जातियां हैं। जी भारत में अनेकों धर्म, अनेकों भाषाएं हैं, और ऊपर से 562 रियासतें। ऐसे भारत को जो 562 रियासतों में बटा हो, जिसमें अनेकों धर्म हों, हजारों जातियां हों, अनेकों संस्कृतियां हों, जहाँ क्षेत्रवाद का भी मुद्दा हो, जी ऐसे में भारत को एकजुट करके एक राष्ट्र के रूप में निर्मित करना, और उस राष्ट्र में सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर का हक मिले, अधिकार देना, ये सोच उन लोगों की हो नहीं सकती थी जो लोग पहले से ही एक मानसिकता में पले बढ़े और उसको जो जायज मानते थे। जी उनके लिए वो मुद्दा था नहीं। उनके लिए जातिगत उत्पीड़न ये सब मुद्दा था ही नहीं। जी तो उनसे ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी कि वो एक ऐसा संविधान भी दे सकते हैं जी जो पूरे देश को किसी तरह बांध पाए। जी तो ऐसे में इतिहास को पढ़ना और समझना जरूरी है। जी मैं खुद इस इतिहास का छात्र रहा हूँ। जब आप संविधान की प्रक्रिया को देखेंगे तो जो पहले संविधान सभा बनी, संविधान सभा में लोग डायरेक्ट नहीं आए, जी वो चुनाव लड़के जीत के आए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अपनी पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, जी और उनकी पार्टी के चुनाव में पूर्वी बंगाल से प्रोफेसर जोगिंदरनाथ मंडल जीत कर आए थे, बाद में पाकिस्तान में मंत्री बने। जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट से चुनाव हार गए थे। जी लेकिन जोगिंदरनाथ मंडल जो पूर्वी बंगाल से चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने सोचा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और समाज के हर मुद्दों को समझते हैं, उनका संविधान सभा में जाना जरूरी है, अन्यथा हमारे जो मुद्दे हैं वो सारे छूट जाएंगे। जी तो उन्होंने खुद अपने पोस्ट से रिजाइन किया, सदस्यता से रिजाइन किया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल बुलाकर वहाँ से उनको चुनाव लड़वाया, और वहाँ से चुनकर जी नमो शूद्र समाज उनका जो था, जी। उन्होंने वहाँ से चुनाव उनको जिताकर संविधान सभा में भेजा। जी इसके बाद जो असली प्रक्रिया जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, जी अब वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा की टोटल 18 समितियां थी। जी 18 समितियों में से 13 समितियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सदस्य थे, जी और उन 13 समितियों में एक सदस्य के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन पे जो एक्सपर्टाइज उनकी देखने में आई, जो उनका कंट्रीब्यूशन था, वो इतना गजब का था कि हर कोई उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टाइज का कायल हो गया कि यार इतना बेहतरीन संवैधानिक समझ है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जर्मनी में भी पढ़े, अमेरिका में भी पढ़े, इंग्लैंड में भी पढ़े, तो अनेकों देशों में पढ़ते हुए पूरे दुनिया के संविधानों को भी उन्होंने पढ़ा हुआ था। जी
पूरे देश की संस्कृतियों का भी अध्ययन किया हुआ था, इतिहास का भी अध्ययन किया हुआ था, धर्मों का जो और जातियों के जेनेसिस को भी उन्होंने पढ़ा हुआ था। इतना ज्ञान होने के बाद उस 18 समितियों में से 13 समितियों में रहते हुए जो कंट्रीब्यूशन था जी उसका परिणाम ये था कि इस बीच भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग देश बन गया। और वो क्षेत्र जहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में आए थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और बाबा साहेब की सदस्यता खत्म हो गई। जी तो कुछ लोग, खासतौर पर जो इस बहुजन मूवमेंट में पार्टियों में जो लोग काम करते रहे, चाहे बीएसपी में करते रहे हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी में करते रहे हों, चाहे आरपीआई में करते रहे हों, जी या दूसरी ओर जो दलित पार्टियां या बहुजन पार्टियां उसमें करते रहे हों, अक्सर वहाँ एक नैरेटिव बनाया गया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को चुनाव में हरवा दिया, संविधान सभा के चुनाव में बॉम्बे से। जी तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई चुनाव होता तो जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो जीतने के लिए लड़ती है। जी बाबा साहेब चुनाव लड़े तो वहीं पे कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, बाबा साहब वहाँ से हार गए और फिर जोगिंदर नाथ मंडल जी ने रिजाइन करके उनको वहाँ से चुन के भेजा। जी लेकिन जब पाकिस्तान अलग देश बन गया और उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन उन 18 में से 13 समितियों में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन था, जी उसकी धमक पूरे संविधान सभा में थी। जी और चूंकि उस वक्त एक ही पार्टी थी जो बड़ी पार्टी थी, जो अंग्रेज़ों से आज़ादी का आंदोलन लड़ रही थी, जो देश के भविष्य के बारे में चिंतन कर रही थी, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बिना ही संविधान ऐसी विविधताओं के देश में कैसे सबको बराबरी मिले, कैसे सबको समान रूप से मौका मिले, जो कराची के 1931 के अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था जी कि जब भी भारत कभी आज़ाद होगा तो ऐसा संविधान बनेगा जिसमें सबके ये अधिकार होंगे, सब बराबर होंगे। ये सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा। जी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने तय किया जी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाना है। और इस कार्य के लिए बॉम्बे से कांग्रेस के एक सदस्य संविधान सभा में थे, डॉक्टर एस जयकर। जी कांग्रेस पार्टी ने जब तय कर लिया तो राजेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ स्पीकर से बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी, सरदार पटेल जी ने बात की, मौलाना आज़ाद जी ने बात की, और बात करके वहाँ के लीडर ऑफ द पार्टी प्लस स्पीकर, उनसे बात करके तय किया कि डॉक्टर एस जयकर को रिजाइन करवाया जा रहा है जी और उनके स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जल्द से जल्द निर्विरोध रूप से चुनकर भेजिए। जी और कांग्रेस पार्टी फिर डॉक्टर एस जयकर को रिजाइन करवा के उनके स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को वहाँ से चुन के लेके आई। और लाने के बाद 1946 में अगस्त में जी ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया। और उनके जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टाइज था उसी को ध्यान में रखते हुए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। जी नो डाउट संविधान सभा के अनेकों मेंबर थे और सब योग्य थे। उनमें बहुत, सब तो नहीं कहेंगे पर जी जी ज़्यादातर योग्य लोग बहुत सारे लोग योग्य थे। जी लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो कमेटी थी उसके जो 6 सदस्य थे, किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई अपने बिजनेस में व्यस्त था, कोई विदेश में था, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। जी वो अकेले काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को करना पड़ा। जी लेकिन कितना कठिन काम रहा होगा, ज़रा सोच के देखिए जी कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन रहते हुए उसको ड्राफ्ट करने का काम और हर एक आर्टिकल को तैयार करके उसको संविधान सभा के सामने रखना, जी संविधान सभा में जो चर्चा हो रही है उन चर्चाओं को संलग्न करके, संकलित करके जी उसमें से जिस्ट निकालना, उसमें से बेहतरीन चीज़ निकालना, अपना इनपुट डालना, फिर उस आर्टिकल को लिखना, फिर उसको संविधान सभा के सामने रखना, फिर उस पर अलग अलग संविधान सभा के सदस्य सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं, जी फिर उनको सेटिस्फाई करना और जायज़ जो सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करना। इस तरीके से एक अकेला आदमी
ये सारा काम कर रहा था। सोचो ना कितने कितने सदस्य थे। जी वो सारे सदस्य, सैकड़ों की मात्रा में सदस्य अपने इनपुट्स दे रहे हैं, उनको नोट भी कर रहे हैं, उसमें अपना इनपुट भी डाल रहे हैं, फिर उनके अच्छे से इनको इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं। और अगर उन सारे सदस्यों से सहमति नहीं है तो उनकी बात को मानने की बजाय अपने तर्क से पूरी संविधान सभा को संतुष्ट करके अपनी बात को मनवाना। जी इस तरीके से एक सिलसिला है जो 2 साल 11 महीने 18 दिन जिस संविधान को बनाने में लगे, और उसके बाद वो संविधान बनाकर तैयार करके सारे सदस्यों को सेटिस्फाई करके जी जब सबकी सहमति हो गई, उसके बाद उसको फिर 26 नवंबर 1949 को जी पूरे देश के लोगों ने, संविधान सभा ने जी उस संविधान को आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, अंगीकार किया। जी जी सर, इसी से जुड़ा हुआ सर एक और सवाल है कि अंबेडकर का आंदोलन और कांसीराम जी का मिशन, एक अंबेडकराइट होने के कारण आप अपने समाज की एक गहरी समझ रखते हैं, वर्ग की एक गहरी चेतना आपके भीतर है। आपको क्या लगता है कांसीराम का मिशन और अंबेडकर जी का जो सपना है, कितना पूरा कितना अधूरा है? मैं समझता हूँ अभी बहुत अधूरा है, और मैं ये भी समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विज़न बहुत बड़ा है। उन्होंने, चूंकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी थे, उनका एक पेपर था, रिसर्च पेपर था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया, इट्स इवोल्यूशन एंड सॉल्यूशन, जिसके आधार पर हिल्टन कमीशन की रिपोर्ट आई और 1934 के एक्ट में फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, तो समाज को आर्थिक तौर पर कैसे तैयार किया जाए, समाज को जो प्रताड़ना हजारों साल से झेली और गुलामी झेली, उससे कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी का जो आंदोलन चला, उसमें आंदोलन में कहीं जब आज़ादी मिलेगी तो दलितों के हिस्से में क्या आएगा, अछूत आज़ाद होंगे या नहीं होंगे, उनके अधिकार होंगे या नहीं होंगे, महिलाओं के साथ क्या स्थिति होगी, उसकी चर्चा नहीं थी जी। तो उनको तो दिमाग में 24 घंटे एक बात रहती थी कि मुझे अपने इस अछूत समाज को हजारों साल की गुलामी से बाहर निकालना है। तो वो भी एक तरह का आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, एक 200 साल की अंग्रेजों से गुलामी का से आज़ादी का आंदोलन था, जिसमें लाखों लोग जेल गए, लाखों ने प्राणों की आहुति दी, और हजारों बड़े नेता थे और सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे। लेकिन दूसरा जो 3000 साल के लगभग की हजारों साल की गुलामी से आज़ादी का आंदोलन, वो अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चंद साथियों के साथ लड़े और अपनी विद्वता से, अपनी कलम से, बिना हथियार उठाए उनकी हजारों साल की गुलामी को, बंदिशों को तोड़ दिया। सर मेरा सवाल ये था कि अभी कितना अधूरा है? वही बता रहा हूँ जी, कि ये तोड़ने के बाद अंग्रेज की सरकार से भी और फिर संविधान में चीज़ों को डालकर जी, कांग्रेस की सरकार से जी, रिजर्वेशन को भी इफेक्टिव तरीके से लागू करवाया, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था कराई, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए सीटें रिजर्व कराना, उनको राजनीति क्षेत्रों में MP MLA बनने के लिए रिजर्वेशन कराना और उनके लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन कराना। इसके साथ साथ उनके ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह पॉलिसी बने, उनको आर्थिक मदद कैसे मिले, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते। तो साथ में बुद्ध का धम्म भी दिया जी, ताकि कल्चरल जो हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, एक बौद्ध संस्कृति को वापस भारत में लाकर पूरे उस अछूत समाज को अछूतपन से बाहर निकाल के उनको बौद्ध बना के, यानी ज्ञान के रास्ते पर लाना जी, और ओवरऑल हर दिशा में कैसे उनका विकास हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे बढ़े, सामाजिक क्षेत्र में कैसे बढ़े, आर्थिक क्षेत्र में कैसे बढ़े, धार्मिक क्षेत्र में कैसे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे बढ़े, ओवरऑल डेवलपमेंट का सपना और उसके लिए पूरा विजन जी। और इसी तरीके से फिर उसको आगे बढ़ाने का काम बाबू जगजीवन राम जी, फिर बुद्ध प्रिय मौर्य जी, और उसके बाद आते हैं कांसीराम साहब। इस बीच एक और आए, पासवान जी भी आए, अच्छा, जिन्होंने कहा था मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। वो अलग बात है, अपने जीवन के अंतिम काल में वो चले थे उस घर में दीपक जलाने जहां सदियों से अंधेरा है, लेकिन अपने घर में चिराग जला लिया, दीपक तो ना जला पाए। जी। तो
एक सिलसिला है दलित राजनीति का। जी। इस बीच कांसीराम साहब ने 1978 के आसपास से काम शुरू किया। पहले बामसेफ बनाया और उसके बाद उन्होंने 81 में DS4 बनाया, फिर 84 में उन्होंने BSP बनाई। तो उनका एकदम स्पष्ट था, जब उन्होंने पूना में जब वो नौकरी कर रहे थे जी, वहाँ उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी जी, और वहाँ उनके एक साथी थे, और जब अंबेडकर जयंती पे छुट्टी नहीं की थी उनके डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने उसका विरोध किया था। जी, तो वहाँ से उनके जीवन में एक संघर्ष की शुरुआत होती है और इस बीच वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जाति की पूरी संरचना, उसका जेनेसिस और उससे क्या नुकसान हुए वो सारा समझते हैं। फिर वो तय कर लेते हैं कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, कभी अपने परिवार के पास नहीं जाऊँगा, कभी कोई धन संपत्ति नहीं बनाऊँगा, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाऊँगा, किसी के जन्मदिन में या मरण में नहीं जाऊँगा, किसी की शादी में नहीं जाऊँगा। अब मेरा पूरा जीवन अपने समाज को जागरूक करके, एकजुट करके एक राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने में लगूंगा। जी, तो जो कांसीराम साहब का विजन वो राजनीतिक शक्ति तैयार करने का रहा, जी, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का राजनीतिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वो सब थे। जी। एक चीज़ दोनों में बड़ी कॉमन है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है, जी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज की सामाजिक शक्ति कमज़ोर होती है उस समाज की राजनीति भी कमज़ोर होती है। कांसीराम साहब ने भी यही कहा कि पॉलिटिकल की इज़ द मास्टर की विच कैन अनलॉक ऑल द लॉक्स। और उन्होंने भी ये कहा जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमज़ोर होती हैं उस समाज की जो राजनीति है वो कमज़ोर होती है। जी, लेकिन इस दलित समाज ने दोनों की ही बात को आधा अधूरा पढ़ा। उन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा कि हम हुक्मरान बन सकते हैं, हम लोग राजनीतिक शक्ति बन सकते हैं। ये भूल गए कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमज़ोर होंगी वो राजनीतिक ताकत वो राजनीतिक शक्ति नहीं बन सकता। तो राजनीतिक शक्ति पाने पे तो ताकत लगाई, जी, लेकिन सामाजिक शक्ति का निर्माण करने पे नहीं लगाई। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सामाजिक शक्ति का भी काम किया। जी, हालांकि कांसीराम साहब ने सामाजिक शक्ति के निर्माण को बनाने के लिए ही बामसेफ का गठन किया। जी, कैडर कैंप्स लगने शुरू हुए जगह जगह, पूरे देश में लोगों को जोड़ना शुरू हुआ, लोगों ने नौकरी पैसा, लोगों ने इस पर चंदा देना शुरू किया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आपको पता होना चाहिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, 4 अखबार निकाले, मूक नायक, जी, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। जनता का नाम बाद में प्रबुद्ध भारत रखा। जी, तो 4 अखबार निकाले उन्होंने। महार सत्याग्रह का भी अगर इतिहास पढ़ेंगे तो पहला सत्याग्रह बाबा साहेब का है। जी, उन्होंने चावदार तालाब में, जहाँ जानवर मलमूत्र कर सकते थे लेकिन उस सार्वजनिक तालाब पे अछूत पानी नहीं छू सकता था, जी, तो पानी का जो पहला सत्याग्रह हुआ 19-20 मार्च 1927 को महाड़ के चावदार तालाब पे सत्याग्रह किया। फिर उसके बाद 1930 में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। फिर 1930-31-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके लड़ाई को लड़ा। फिर 1935 के आसपास इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई, जी, और उसका 1942 में ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर भी बने, और साथ में इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट भी था। तो ये जो दामोदर वैली जी, या जो दूसरी बिजली की योजनाएं और सिंचाई की जो योजनाएं वो उस वक्त लाए। मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट महिलाओं को, वो भी उस वक्त वो लेके आए। न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी वो लेके आए। तो अनेकों काम तो उन्होंने ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर रहते हुए 1942 से 1946 के बीच कर दिए। तो ओवरऑल जब दोनों के दोनों महान हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस हालात से निकाल के समाज को हजारों साल की गुलामी से बाहर निकाल के लाए, उस काम को राजनीतिक रूप से ताकत बनाने का और समाज को आत्मविश्वास देने का, जी, काम कि हम हुक्मरान बन सकते हैं, ये वाला काम, ये हौसला और एकजुट करके एक शक्ति का निर्माण, राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने का काम मानवर कांसीराम साहब ने किया। लेकिन अभी भी दोनों का सपना पूरा नहीं हुआ। एक चीज रह गई जी, उधर समाज को एकजुट करने के लिए समता सैनिक दल भी बनाया। जी, बाबा साहब। धार्मिक क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। जी,
और राजनीतिक क्षेत्र में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जी। ये भी उन्होंने बनाए। बात अंबेडकर जी और कांसीराम पर हो गई। मोहन भागवत का नाम सुना है आपने? बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपका उनको लेकर नजरिया क्या है और आपको लेकर उनका नजरिया क्या है, ये जग जाहिर है। मुझे लगता है वो निष्पक्ष नहीं है। मुझे लगता है वो मनुस्मृति के समर्थक हैं। आज तक उनके संगठन ये में लगता है या कॉन्फिडेंस है? आप बात कॉन्फिडेंस है मुझे, करें। जी। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ हो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ हो, मूंछ रखने पर हत्या हुई हो, घाड़ा छूने पे हत्या हुई हो, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले हुए हों, और कहीं भी ऐसे मामलों में उनका संगठन आरएसएस कहीं धरने प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया हो, या समाज में जाके शोषण करने वाला वर्ग उसको समझाता नजर आया हो, ऐसा कभी नहीं दिखा। जी। आप लोग अक्सर इस बात को कहते हैं, कांग्रेस के नेता इस बात को अक्सर दोहराते हैं मंचों से, कि अगर आरएसएस और बीजेपी इस देश में कुछ दिन और रह गई तो संविधान तो खत्म होगा ही, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आप इससे कितना सहमत? मैं सहमत हूं, चूंकि काफी हो चुका है। जी। हो जाएगा नहीं, जी, हो रहा है। ऑलमोस्ट 70% हो चुका है। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंदर जो जजेज हैं, उसमें ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो उस आरएसएस के कैडर से आते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो ताकतवर पोस्ट पे बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, उसमें भी मेजोरिटी में उस संगठन से जुड़े लोग, जो उस विचारधारा वाले लोग हैं, मनुस्मृति वाली विचारधारा वाले लोग हैं, वो लोग वहाँ बैठ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का आप रूप देख ही रहे हैं, कितना निष्पक्ष है। जिसको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी थी, उसके खुद के संरक्षण में खुलेआम वोट चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहे हैं। ये सबके सामने जग जाहिर है। सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा आरएसएस का कैडर की नौकरियां लग रही हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। नीट का एग्ज़ाम अभी आपने देखा होगा जी। अभी एनटीए किस तरह पेपर लीक, 89 पेपर लीक हो चुके हैं जी। हर क्षेत्र में भारत पिछड़ रहा जी। है। और जो भी कुछ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति को दिलवा पाए, उन्होंने जो रिजर्वेशन दिलवाया, जो पीएसयू कांग्रेस ने बनाए थे, वो सारे बीजेपी ने बेच दिए। उनके बिकने से वहाँ नौकरियाँ खत्म हो गई। पहले इंश्योरेंस और बैंक ये सेक्टर प्राइवेट होता था, तो जुलाई 1969 में इंदिरा जी ने बैंक को 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों पीएसयू बनाए जी। कांग्रेस पार्टी ने एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया। कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाए, देश के कोने कोने में स्कूल खोले। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही लैंड रिफॉर्म्स हुए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही 20 सूत्री कार्यक्रम आया। कांग्रेस पार्टी के टाइम पर ही अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों को खेत की ज़मीन के रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले। कांग्रेस पार्टी के टाइम पे ही एट्रोसिटी एक्ट आया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। और कांग्रेस के टाइम पे ही राजीव गांधी जी के टाइम पे बैकलॉग वैकेंसीज भरने का वो आया जी। और कांग्रेस के टाइम पे ही सूचना का अधिकार आया। कांग्रेस के टाइम पे ही खाद्य सुरक्षा का अधिकार आया। कांग्रेस के टाइम पे ही राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। कांग्रेस के टाइम पे ही ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की रोजगार गारंटी का कानून आया। कांग्रेस के टाइम पे ही जल जंगल जमीन का जो हक मिले आदिवासी को वो आया। तो ओवरऑल जो आधुनिक भारत आज हम देख रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम पे आया जी। लेकिन आज जो सत्ता, जो केंद्र में सत्ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 70% संविधान और दलितों के जो स्कीम्स ही खत्म हो गई हैं। जी। पहले स्कॉलरशिप जो कांग्रेस के टाइम पे दे गए, स्कॉलरशिप से पढ़कर, स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़कर लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, जजेस बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने और लाखों की मात्रा में बने। जी। आज वो सिस्टम खत्म है। स्कॉलरशिप अब ना के बराबर है और जो आती भी है तो कई बार 1-1, 2-2 साल लग रही हैं। फर्स्ट ईयर की फीस कहीं से कर्ज लेके दी है, सोचा स्कॉलरशिप आएगा चुका देंगे, स्कॉलरशिप आती नहीं है। बच्चा दबाव में आता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, डिप्रेशन में आता है, कई बार सुसाइड करता है। तो ये कारण भी सुसाइड का होता है। कई बार उसका उत्पीड़न होता है, उसको फेल कर दिया जाता है, कम नंबर दिए जाते हैं या जाति सूचक शब्दों से बोला जाता है तो भी डिप्रेशन में आता है, तो सुसाइड करता है जी। या कॉलेज छोड़ देता है, ड्रॉप आउट होता है। आप रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे लोग, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, एक नहीं अनेकों हैं। जी।
इस एग्जाम्पल तो आप देखेंगे तो ऐसा भी एक मीना समाज का लड़का जो जिसको फेल किया गया और वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया एम्स में, जब उसकी कॉपी जांच हुई ही वॉज द टॉपर। इसी तरह सफदरजंग के मेडिकल कॉलेज में 25 बच्चे ऐसे जिनको 2 साल लगातार फेल किया, उन्होंने वो कोर्ट गए, संसद में भी आवाज़ उठी और उनकी कॉपियाँ बाहर जांचने का कोर्ट से आदेश हुआ तो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। वो भी एग्जाम्पल है। इस तरह के तो मेरी खुद की सगी भांजी जी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 2 बार उसको इंटरनल में फेल कर दिया, और उसके बाद वही बच्ची इसी साल अभी कुछ ही महीने पहले उसने मेरठ के मेडिकल कॉलेज में टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है। एक गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची और यहाँ वो उसको इंटरनल में फेल करके मेन में नहीं बैठने दिया। जी इतना पक्षपात। और उसी मेरी भांजी का बड़ा भाई, मेरा भांजा, वो आईएएस है 2016 बैच में, और उस वक्त जनरल की जो आईएएस की वैकेंसी 89 थी, उसका 71 रैंक था। जी बाद में जब ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होता है उसका 41 या 43 रैंक है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारे भेदभाव, सारे पक्षपात की जो घटनाएं हो रही हैं साल 2014 हाँ, तो ये एक तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लगातार बदला जा रहा है, स्कॉलरशिप्स खत्म हो रही हैं, उनकी नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, सारे पीएसयूज बेचे जा रहे हैं, लेटरल एंट्री से जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरीज बनाए जा रहे हैं, और उसमें लिखा जाता है इसमें कोई SC/ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई वाइस चांसलर SC/ST OBC से नहीं बनाया जाता। प्रोफेसर जितने बन रहे हैं सारे RSS के थ्रू बन रहे हैं, जजेज को सिस्टम से बन रहे हैं। जी तो एक तरीके से, और फिर अब आपकी वोट की भी कुछ नहीं पता, आपकी वोट चोरी हो रही है, आपको वोट काट दिए जा रहे हैं, आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है इस बार नहीं अगली बार डाल लेना, तो क्या मजाक है? तो संविधान बचा कहाँ? जी संवैधानिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं। गांव गांव तक स्कूल खोलने का काम किया था कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी की सरकार ने मर्जर के नाम पे लाखों स्कूल बंद कर दिए। जी अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो 2 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। जी तो हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जी इसी से संबंधित एक सवाल है, अगर आपको 5 लाइन में साइड में थोड़ा सा बताना हो कि 2014 के बाद जब से बीजेपी और RSS को इस देश के सत्ता की चाबी मिली है, तब से दलितों के जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं? थोड़ा सा छोटा। सबसे बड़ा बदलाव तो यह आया जो समाज में एक स्वीकारोक्ति थी दलितों को लेकर, जी यह जो आपस में जो एक समाज में जो समरसता थी, थोड़ा तालमेल था जी, थोड़ा रिस्पेक्ट था, तो ये जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे जी नफरत समाज में बढ़ी है। जी बारात पे हमले बढ़े हैं, घड़ा छू लेने पे हत्या हो जाना, मंदिर में घुसने पे मार पिटाई हो जाना, मूर्ति छू देने पे हत्या हो जाना, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला कर देना, किसी आदिवासी दलित के ऊपर पेशाब कर देना, जूते में पेशाब करके उसे पेशाब पिलाना या मल खिलाना, इस तरह की घटनाएं पिछले 12 साल में बढ़ी हैं। जी और धर्म के नाम पे भी जो नफरत बीजेपी के राज में बढ़ी है। जी हर चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी जी उसके वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी मंत्री और मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं निष्पक्ष रूप से सबके लिए, संवैधानिक तरीके से सबके लिए न्याय करेंगे, काम करेंगे, और वो संविधान के खिलाफ जाके हिंदू मुसलमान करते हैं। जी अभी आपने देखा 2-3 राज्यों ने आदेश निकाल दिया कि मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। अब कोई उनसे पूछे, जब कावड़ के लिए पूरे रोड बंद कर दिए जाते हैं, उस पर भी तो बोलो भाई, या तो आप कहो कि कोई भी धार्मिक आयोजन के लिए रोड बंद नहीं करेगा, बात समझ में आएगी, सबके लिए लागू है। लेकिन आप एक के लिए तो रोड बंद करके पूरी सुविधा दे रहे हैं, पुलिस के अधिकारी भी उनके पैर दबा रहे हैं, और दूसरों को आप कह रहे हैं जिसको केवल 15-20 मिनट आधा घंटे नमाज पढ़ने की, आप नमाज नहीं पढ़ोगे रोड पे। ये गलत है जी। ये एक तरह की एनिमिटी आप बढ़ा रहे हो, नफरत बढ़ा रहे हो समाज में। आप ये कहिए सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है जी। भारत एक सेकुलर कंट्री है जी। भारत की सरकार के नज़र में सभी धर्म जाति के लोग बराबर हैं, सबको समान नज़रिए से देखें, सबके लिए समान ऑर्डर निकाल दें जी। कि किसी भी धर्म के लोग कोई भी आयोजन में रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, जी। और अगर कोई आयोजन करना तो सरकार से परमिशन ले करेंगे, लेकिन परमिशन भी निष्पक्ष सबको मिले, फिर आप उसका टाइम तय कर सकते हैं जी। लेकिन इस तरह का आदेश निकाल देना कि वो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो कर रहे हैं उस पर क्या कर रहे हो। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि उनको कोई मुसलमानों से, दलितों से कुछ अलग वो है जी। बल्कि ऐसा इसलिए उनको चुनाव जीतने के लिए पोलराइज करना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। वो चुनाव के पहले पूरे समाज को, अब जैसे अब ये 3 दिन से चल रहा है, चूंकि अब 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है,
तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया ताकि समाज, युवा, किसान, मजदूर ये भूल जाए कि किस तरह महंगाई बढ़ाई है। जी जी। ये भूल जाए किस तरह पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। जी। ये भूल जाए किस तरह 69,000 वैकेंसीज में से 6800 वैकेंसी SC OBC की चोरी करके दूसरों को दे दी गई। OBC कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद, हाईकोर्ट से जीतने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला। ये भूल जाएं कि किस तरह नौकरी मांगने पर युवाओं को डंडों से मारा जा रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें। वो ये भूल जाएं किस तरह उन्होंने पेट्रोल को जब सस्ता होना चाहिए उसको भी महंगा करके बेचा। किस तरह सरकार की हर पॉलिसी में उत्पीड़न है समाज का, सभी वर्गों का। महंगाई है तो सबके लिए, बेरोजगारी तो सबके लिए, उस पर ध्यान ना जाए तो चुनाव से पहले नैरेटिव शुरू हो जाएगा हिंदू मुसलमान। और तमाम वो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, उन पे अब डिबेट चालू हो गई है। उनको काम दिया जाता, चूंकि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम दिया जाता रोज शाम को टीवी पे डिबेट होगी तो नमाज पे होगी, हिंदू मुसलमान पे होगी, घुसपैठिए पे होगी, ताकि अभी से नैरेटिव बनना शुरू हो और समाज बट जाए, पोलराइज हो जाए। जी। ये एक षड्यंत्र है जिसका पर्दाफाश एक जिम्मेदार पार्टी को और जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। अब सर आपको ले चलते हैं आज से करीब 4 साल पीछे। 5 अक्टूबर सन 2022 दिल्ली के 5 अक्टूबर 2022 जी, दिल्ली में किसी कार्यक्रम के दौरान आप बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा दोहराते हैं। इस पर विवाद होता है। 9 अक्टूबर 2022 को आप दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं जी। और इस्तीफा देने का कारण आप आम आदमी पार्टी में मतभेद नहीं, बल्कि आप कहते हैं कि मैं बीजेपी से आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको केजरीवाल ने अपने घर बुलाकर आप पर दबाव बनाया था। 2 चीजें हैं जी। पहली चीज तो ये कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने फिर आगे अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करें जी, तो वो ये 22 प्रतिज्ञाएं लें और उन 22 प्रतिज्ञाओं को अपने आचरण में उतारें। जी। ये हर उनके लिए कंपलसरी उन्होंने की जो भी कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगा। जी। और हर साल 14 अक्टूबर को और उसके आसपास पूरे देश में और पूरे दुनिया में हमारे जो समाज के लोग रहते हैं, हर साल बौद्ध धर्म की दीक्षाएं होती हैं। जी। इस हर साल ये 22 प्रतिज्ञाएं उस पर जो लोग दीक्षा लेते हैं वो दोहराते हैं। जी। और जिस दिन मैंने ये दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, उसी दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में भी कार्यक्रम था। जी। और उसमें आज के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी भी मंच पर थे। जी। रामदास अठावले जी भी मंच पे थे, नितिन गडकरी जी भी मंच पे थे। और देवेंद्र फडणवीस जी का उस दिन का भाषण है, आप निकाल लेना रिकॉर्ड से, जिसमें वो ये कह रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए रास्ते पे चल के इन 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाया जा सकता है। तो किसी मीडिया चैनल ने या बीजेपी ने इस बात को मुद्दा नहीं बनाया कि वो 22 प्रतिज्ञाओं की तारीफ कर रहे हैं नितिन गडकरी। लेकिन चूंकि गुजरात का चुनाव था तो गुजरात के चुनाव को लेके बीजेपी ने केवल मेरे द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने को तो मुद्दा बनाया। लेकिन आपके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री, चूंकि उस वक्त वो पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस बीजेपी के नेता थे, और उनके साथ केंद्र सरकार के मंत्री 2 मंत्री वहां मंच पे हैं, तो उसको बीजेपी ने क्यों मुद्दा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि मैं आहत हूं कि उन 22 पवित्र 22 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बीजेपी बना रही है जबकि उनके मंत्री उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए कहा। लेकिन दूसरा जो एक तो पहलू ये था केजरीवाल, दूसरा पहलू ये था कि केजरीवाल असहज हो गए गुजरात चुनाव में, जिस तरह उनको काले झंडे और वो सब दिखाया गया। लेकिन अंदर की एक बात और भी जो मैंने बाद में बताई कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि आप ये मिलकर आपसे कहा, फोन पर आपसे? नहीं, मेरी डायरेक्ट बात हुई नहीं। अच्छा। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को कहा, मनीष सिसोदिया जी ने मुझे कहा कि भाई आप एक तो ये इसके लिए सॉरी बोल दो, मंच पर गलती स्वीकार कर लो, और आप मंत्री रहे कैबिनेट में तो ये सब छोड़ दें, अम्बेडकरवादी मिशन, बुद्धिस्ट मिशन। ये केजरीवाल ने कहा कि अगर आपको मंत्री पद पर रहना है तो इस मिशन को छोड़ दीजिए। हाँ, तो मैंने फिर एक बात कही कि अम्बेडकरी मिशन और अम्बेडकर साहब की वजह से हमें रिजर्वेशन मिला, उनकी वजह से मैं MLA बना, मंत्री बना।
तो मैं, जिन्होंने हमारे पूरे समाज को हजारों साल की गुलामी से निकाल के आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, मैं उनके मिशन को नहीं छोड़ सकता, बुद्धिस्ट मिशन को नहीं छोड़ सकता। हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत है बुद्धिज्म। जी ये कुर्सियां टेम्परेरी हैं, आएंगी और जाएंगी। हम नहीं, आज नहीं तो वैसे भी हटना है। 5 साल के कार्यकाल होता है किसी भी सरकार का, तो ये तो जाना ही है एक ना एक दिन। कोई ऐसा राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसको परमानेंट कुर्सी रही हो। जी तो ये तो जाना तय है। मैं इस छोटी सी कुर्सी के लिए अपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मिशन को और बुद्धिस्ट मिशन को नहीं छोड़ सकता। मैं रिजाइन भेज रहा हूँ। जी, आपने रिजाइन किया, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट मैंने भी कर भेज लिया। दिया। इसके बाद आपने पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी उसके मैंने कुछ कोई साल भर बाद छोड़ी। जी, केजरीवाल से आपकी अक्सर मुलाकात होती थी? उसके बाद एक आध बार उसके ही पहले? बस। नहीं, जब मंत्री थे तब तो मिलना होता ही था। कैसा था व्यवहार उनका अपने सहयोगियों के प्रति? सच कहूँ तो भारत में उनसे बड़ा कोई तानाशाह नहीं है। कैसे? मतलब वो एक ही व्यक्ति हैं जो सब कुछ चलाते हैं। उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता, जो वो तय करेंगे वही होगा। केजरीवाल तानाशाह हैं। और दूसरा जो उनका पक्ष में जान पाया है, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद है और आरक्षण के खिलाफ उनकी सोच है। जी वो दृष्टांत अलग है जो मैं कई बार बता चुका हूँ, जी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्ट शुरू हुआ है। जी जैसे फॉर एग्जांपल, उन्होंने डाक फेलो रखे थे, रिसर्च फेलो, एसोसिएट फेलो विधानसभा में। विधानसभा में और मंत्रियों के यहाँ। तो मैंने एक चिट्ठी स्पीकर साहब को लिख दी कि भाई ये इसमें रिजर्वेशन लागू करो। उन्होंने मेरे सामने कहा कि जब मुख्यमंत्री नहीं मान रहे तो कैसे कर दूं। लिखित में तो उन्होंने ये कह के दिया कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, लेकिन मेरे मुंह पे डायरेक्ट कह दिया कि मैं कैसे करूं जब मुख्यमंत्री नहीं चाहते। जी जबकि मैंने उनसे ये कहा था कि आप जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो ही रखो, कम मत करो, कोई छूट भी मत दो, लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए भी रखो। जी उन्होंने नहीं किया। इसी बीच मोहल्ला क्लिनिक में भर्तियां निकली और उसमें भी रिजर्वेशन नहीं दिया। जैसे ही मुझे उसका पता चला, तुरंत मैंने चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिख दी और मैंने उस चिट्ठी में लिखा, चूंकि ये कानून है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि आप कोई भी वैकेंसी अगर 45 दिन से ज़्यादा के लिए भरते हैं सरकार में तो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया कि भाई ये कानूनी व्यवस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि कोई भी वैकेंसी कहीं निकलती है तो आप 45 दिन से ज़्यादा के लिए अगर आप रखते तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जी उन्होंने मेरे उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उन्हें लगा ये तो लीगल चीज़ है, उन्होंने उस भर्ती को रोक दिया। कहीं ना कहीं ये जैसी ही सूचना मनीष जी को मिली, चूँकि उस वक्त मनीष जी लुक आफ्टर कर रहे थे हेल्थ डिपार्टमेंट, जी सत्येंद्र जैन जी उस वक्त जेल में थे, तो उन्होंने तुरंत अरविंद जी को उसकी सूचना दी और अरविंद जी ने 4 अक्टूबर 2022 को मुझे सुबह अपने घर बुलाया। जी, इस प्रतिज्ञा दोहराने के एक दिन पहले। जी और उन्होंने कहा कि आपने ये कोई चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा हाँ लिखी है। कह रहे क्यों लिखी है? मैंने कहा इसलिए लिखी है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का ऑर्डर है, 45 दिन से ज़्यादा के लिए कहीं भी कोई वैकेंसी भरते रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो वो नाराज़ हुए, उन्होंने कहा तुम्हें तो बस रिजर्वेशन लगा रहता है। अच्छा, ये बात उन्होंने गुस्से में कही? उन्होंने गुस्से में कही। मैं वहाँ से उठा और सीधा अम्बेडकर भवन चला गया, क्योंकि वहाँ मेरा अगले दिन दीक्षा का प्रोग्राम था। जी 12,000 लोग आने थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा होनी थी। तो लेकिन ये मुझे लग गया था कि ये मेरे से असहज हैं, क्योंकि मैं रिजर्वेशन की दिलवाने के लिए जिस तरीके से मैंने चिट्ठी लिखी और दबाव बनाया सरकार पे, उसी सरकार में मंत्री हूँ और उसी सरकार पे दबाव भी बना रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, जब मैं SC ST OBC वेलफेयर मिनिस्टर हूँ तो उन वर्गों के हितों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जी उनके रिजर्वेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना मेरा संवैधानिक दायित्व भी है, मेरा सामाजिक दायित्व भी है, मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और उससे वो असहज थे, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो स्थिति ऐसी बनी जिसमें ये जिसकी वजह से ये सब हुआ। जी अच्छा सर, एक चीज़ और कही जाती है, अक्सर ये लोग बताते हैं जो उनके इर्द गिर्द भी हैं और ये दिखता भी है, केजरीवाल के आसपास भी एक खास जाति के लोग ही पूरा सिस्टम चलाते हैं। नहीं, वो तो उनके प्राइवेट यहाँ भी- लिमिटेड कंपनी है। आम आदमी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये मैंने अंदर बोलना शुरू कर दिया था उनके मुंह पे
क्योंकि आम आदमी पार्टी में पहले 3 पद थे राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल बनिया, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता बनिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता बनिया। फिर एक चौथा पद बनाया गया संगठन महासचिव, संदीप पाठक ब्राह्मण, उनको संगठन राष्ट्रीय महासचिव बना। तो 4 पद थे, जी। 4 में 3 बनी, एक ब्राह्मण। जी, और 4 तो बनाया गया, चौथा तो बनाया गया। चौथा बाद में बनाया। जी। तो 4 ही पद थे, 5वां जी। पद ही नहीं था। जी। और मजे की बात देखिए, स्टेट प्रेसिडेंट एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं था। तो वो क्या पार्टी है फिर, क्या संगठन है जिसमें सामाजिक न्याय दूर से दूर तक नहीं है? जी। संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे कोई नहीं है। जी। तब आप उस पार्टी में थे जब मोदी की नीतियों से नाराज होकर वो मोहन भागवत को पत्र लिखते थे। आपने कभी पूछा नहीं कि मोहन भागवत को आप? मैं आपको एक बात बता दूं जी। आज जब बात हो ही रही है तो मैं ये, हालांकि मैं खुलासा कर चुका हूं जी। जब 2020 के चुनाव आने पर उन्होंने मंगलवार को सुंदरकांड और ये सब चालू किया, तब मैंने उनको एक बात कही थी। जी। केजरीवाल जी को भी कही थी, मनीष सिसोदिया जी को भी कही थी, और सौरभ भारद्वाज को भी कही थी, और अपने कई साथियों में तो मैं बात करता ही था, विधायकों में। मैंने कहा आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलना है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी बदल रही है। अब वो प्योर राजनीति करने लगी है। अब वो हिंदुत्व के कार्ड पे चल रही है। कहाँ काम की राजनीति की बात करते थे, हम काम की राजनीति करना है। जी। हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम राजनीति नहीं जानते, हम तो साधारण आम आदमी हैं। जी। एक तो ये हुआ कि केजरीवाल और उनके कुछ साथी बेहद खास हो गए। जी। विधायकों तक से मिलना बंद कर दिया था। जी। केजरीवाल जी ने विधायकों तक से मिलना बंद कर दिया था। लोग 6-6 महीने टाइम मांगने लग गए थे। एक तो ये दूरी हुई। जी। फिर पूरा VIP कल्चर, नज़दीक नहीं आ सकता कोई। अच्छा। तीसरा उन्होंने कहा था मैं जन संवाद क्या करूंगा। जी। पिछली सरकार में हुआ भी कुछ दिन, 2020 के बाद जो सरकार बनी उसमें तो जनता संवाद हुआ ही नहीं। जनता से मिलना ही बंद हो गया। फिर विधायकों से भी मिलना बंद हो गया। जी। फिर वो इतने ज़्यादा एक तरीके से VIP हो गए कि वो जो पार्टी की जो मूल जो बात कहा करते थे, हम आम आदमी हैं, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, फिर वो सुंदरकांड भी कराने लग गए। और अगर आप देखोगे तो उसके बाद वो हनुमान मंदिर भी जाने लग गए। और फिर उन्होंने 2020 के चुनाव को जीतने के लिए, आपको याद हो तो पंजाब का चुनाव जब आया, उसको जीतने के लिए उन्होंने एक तरफ बाबा साहब और एक तरफ शहीद भगत सिंह की फ़ोटो भी लगाई। लेकिन उन्होंने शायद पढ़ा नहीं होगा, शहीद भगत सिंह जी ने किताब लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूँ। जी। उसको भी पढ़ लेते। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को भी पढ़ लेते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को भी पढ़ लेते। मैंने तो किताब उनको दी थी पढ़ने के लिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी दी थी, डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन भी दी थी। जी। अगर उसको पढ़ लेते तो समझ आता। मूर्ति लगाने के साथ साथ उसके विचार को भी मान लेते। जी। लेकिन आप एक धर्म की तरफ बढ़ते चले गए। आप जिस तरह के धार्मिक आयोजन आपने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि विधायकों को कहना शुरू कर दिया कि आप मंगलवार को सुंदरकांड करो, ये करो, वो करो। तो ये सब कहीं ना कहीं, फिर मैंने एक बात कही थी और मुंह पे कही थी कि ये जो आपने काम की राजनीति से धर्म की राजनीति का रास्ता पकड़ा है, ये धर्म की राजनीति वाली पिच BJP की है। और BJP की पिच पे जाके आप BJP को नहीं हरा सकते। काम की राजनीति की पिच पे आप BJP को हरा सकते हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी का पतन तय है। जी। तो वो इस वजह से भी थोड़े होते थे यार, और कोई नहीं बोलता। जी। फिर मैं SC ST OBC माइनॉरिटी को उनको हक दिलवाने की बात करता था कि संगठन में, सरकार में उनको हिस्सेदारी, भागीदारी दो, तो उनको ये चुभता था जी कि ये आदमी जब देखो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक की बात करता है। आपके अलावा कोई, ये धर्म की राजनीति पे मुझे पढ़ाता है। आपके अलावा कोई और दलित मंत्री था? मैंने और किसी की तो हिम्मत ही नहीं थी कोई बोल जाए उनके सामने। किसी की भी नहीं थी, किसी की भी। टोटल 67 विधायक थे ना जी। शायद मेरे से अलग इस तरह खुल के इन मुद्दों पर शायद कोई और नहीं बोल सकता। जी।
आम आदमी पार्टी आपने छोड़ा, आपसे मतभेद हुआ, आपको लग गया कि अभी यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं है, या इन बात लोगों के गुजारे की नहीं है, बात विचारधारा की है। बात विचारधारा की है। जो बात कह के मुझे जोड़ा, जी जी जो सोच के, जो देख के लगा, बाहर से जो आवरण था, जी। जो सोच के आम आदमी पार्टी जुड़े, जब अंदर जाके धीरे धीरे असली रंग दिखना शुरू हुए तो अपने आप ही वहां से लगने लगा कि यहाँ मेरे जैसे तो विचार फिर के आदमी नहीं रह पाए। आपकी राहुल गांधी जी से कैसे मुलाकात हुई, कांग्रेस में कैसे आना हुआ? एक्चुअली कांग्रेस में ऐसे आने हुआ कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जी। की, तो भारत में बड़े बदलाव पैदल चल के हुए हैं। भारत में पूरी दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री के साथ साथ शांति, मानवता का संदेश बुद्ध ने दिया। बुद्ध हमेशा विचरण करते थे, पैदल चलते रहते थे, पैदल ही पैदल, पैदल चल चल के उन्होंने पूरे देश में ज्ञान बांटा और फिर पूरी दुनिया में सम्राट अशोक के माध्यम से वो धम्म गया, शांति मानवता का संदेश गया। उसी तरह पैदल कितनी यात्राएं गांधी जी ने भी की जी। विनोबा भावे जी ने भी की। उसी तरह की पैदल चलने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है। जी। उस सब को साइड करते वो बच्चा, वो व्यक्ति जो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए, जी। वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसमें दो ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जी। जिनको प्रोटेक्ट करके रखा गया, चारों तरफ सिक्योरिटी है, आम लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, घुल मिल नहीं सकते। ऐसे परिवार से निकला राहुल गांधी और फिर वो पद यात्रा कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, किसानों से खेत में जाके मिल रहे हैं, कारपेंटर से मिल रहे हैं, राजमिस्त्री से मिल रहे हैं, मोची से मिल रहे हैं, कुली से मिल रहे हैं, मैकेनिक से मिल रहे हैं और मिलके उनके दर्द को जान रहे हैं। जी। तो एक आदमी पैदल चलता और पैदल चल के फिर उनको सबको गले लगाता है, फिर उनके मुद्दों को उठाना शुरू करता है और एक निडरता के साथ, फिर पूरी निडरता के साथ जब वो देश की आवाज़ बन के खड़ा होता है और ऐसे माहौल में जहाँ सबको एक धर्म का आवरण पहना के सबको बांटने का और एक नफरत का काम जो बढ़ाया गया देश के अंदर, उसके खिलाफ जहाँ जब सारी पार्टी के नेता सरेंडर हो जाते हैं, डर जाते हैं, विपक्षी पार्टियां सरेंडर हो जाती हैं, बड़े बड़े नेता जिनके यहाँ छापे लगते हैं वो या तो ज्वाइन कर लेते हैं या चुप हो जाते हैं। जी। और ऐसे में एक नेता अकेला ईमानदारी के साथ खड़ा हो जाता है, निडरता के साथ पद यात्रा करता है, इतनी लंबी, हज़ारों किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और फिर वो सपना देखता है कि इसको चक्कर से देश को बचाना है और वो फिर विपक्ष को जोड़ना शुरू करता है और इंडिया गठबंधन की बनने की शुरुआत होती है। तो मैं आम आदमी पार्टी का विधायक रहते मुझे लगता है यार नेता तो ये है, ये ही बचाएगा देश को, तो अब इसकी ज़रूरत है, चूँकि बहुजन नेता कोई बचा नहीं है। रीजनल पार्टी में वो बहुजन दम नेता नहीं पर है, अभी आएंगे। रीजनल पार्टी में कोई दम नहीं है जो अकेला कोई उनको मात दे पाए। जी। सबसे पुरानी देश की पार्टी और बड़ी पार्टी देश की कांग्रेस है, तो बीजेपी को अगर हराना है, जो देश के संविधान को बदलने का सपना देख रही है, जी। लगातार सारे PSUs को बेच रही है, यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर रही है, जी। सारे सिस्टम पे जिसने कब्जा कर लिया है, अब इसको अगर रोकना है तो एक ही तरीका है, इंडिया गठबंधन जीते। इस बीच जो राहुल गांधी जी के कुर्बानी से जी। और उनके जो जीवन शैली से इतना प्रभाव हुआ कि मैं उनसे जुड़ना शुरू हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, अगर आपको याद हो तो देश में संविधान सम्मान सम्मेलन शुरू किए जी। सिविल सोसाइटी के माध्यम से, और उसको करने में मुख्य भूमिका आज के OBC विभाग के चेयरमैन अनिल जयहिंद और आज के अनुसूचित जाति विभाग के राजेंद्र गौतम, हम दोनों ने मिलकर उसकी शुरुआत की। दोनों ने पहला अधिवेशन बड़ा लखनऊ में किया और लखनऊ में करने के बाद दूसरा अधिवेशन किया पंचकुला में, तीसरा अधिवेशन किया प्रयागराज में, चौथा अधिवेशन किया कोल्हापुर में जी, पांचवा अधिवेशन किया रांची में, छठा अधिवेशन किया नागपुर में, सातवां अधिवेशन किया पटना में, और इस तरह से चलता है ये संविधान सम्मान सम्मेलन का सिलसिला चला जी। और राहुल गांधी जी से मिलना जुलना शुरू हुआ। और
पहली मुलाकात उनसे अप्रैल फर्स्ट वीक 2024 में हुई, लगभग 40 मिनट उनके घर पे। मैं उनसे बेहद प्रभावित हुआ, तो मैंने कुछ सवाल पूछ लिए, ऐसे सवाल जो शायद उनसे कोई नहीं पूछता। मैंने उनसे पूछा कि राहुल जी, आप पहले कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते थे, पहले कभी हिस्सेदारी भागीदारी की बात नहीं करते कि जिसकी जैसी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। ये अचानक कहाँ से शुरू हुआ आपके अंदर? ये आप राजनीति के लिए कर रहे हैं या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? जो जवाब उन्होंने दिया उसने मेरे दिल को छू लिया जी। उन्होंने कहा कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ पला बड़ा, वहाँ इतना आर्मी और पुलिस फोर्स उसके प्रोटेक्शन में हमें रहना होता था। घर में दो दो की जान गई। तो ऐसे माहौल से पूरे देश की जो सामाजिक व्यवस्था को उतना करीब से नहीं जान पाए। लेकिन जब ये मैंने भारत जोड़ो यात्रा की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, इसमें पूरे देश को करीब से जानने का, देश के अलग अलग जाति धर्म के लोगों को, उनकी व्यवस्था, उनकी परेशानी, उनका दर्द, उसको नज़दीक से क्लोजली उसको जानने और समझने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि अभी तो इन वर्गों को कुछ मिला ही नहीं है। मैंने सर्वे करवाया, अपने दोस्तों से बात की, अपने नेताओं से बात की, तो देखा कि भाई कितने लोग आपके मेन मीडिया में, आपके चैनल में कितने हैं, तो कुछ नहीं। हायर जुडिशरी में कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो भी ना के बराबर। ट्रेड में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में कितने हैं। तो मुझे जो हकीकत पता लगा, तो मुझे लगा नहीं, ये हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। और आज मैं आपको कहता हूँ गौतम जी, ये मुझे बेशक राजनीतिक नुकसान हो जाए, लेकिन ये सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी भागीदारी मेरे जीवन का मिशन है जी। जब उन्होंने कहा ये मेरे जीवन का मिशन है, तो मैंने कहा जी अगर ये आपके जीवन का मिशन है तो फिर मैं आम आदमी पार्टी में क्या कर रहा हूँ? फिर तो मैं आपके साथ मिल के इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ता हूँ। यहाँ से मेरी उनसे शुरुआत होती है और इस बीच हम संविधान सम्मान सम्मेलन करते हैं। और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फर्स्ट वीक अगस्त में मेरा फिर 1 घंटे 3 मिनट उनसे मुलाकात होती है और उस दिन तय हो जाता है कि मुझे ज्वाइन करना है और फिर मैं इस तरीके से मेरा कांग्रेस में आना होता है। आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और सक्रिय रूप से आप भागीदारी निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी अक्सर हर मंचों से जाति जनगणना की बात करते हैं, उसके बाद सरकार को भी मजबूरन एक निर्णय लेना पड़ा। अगर जाति जनगणना हो गया जिस हिसाब से राहुल गांधी जी चाहते हैं, आपको क्या लगता है दलितों की, पिछड़ों की तस्वीर कैसे बदलेगी, उनको क्या फायदा होगा? देखिए, पहले एक बात समझिए, देश में प्लानिंग कमीशन बना, उसके पीछे भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच थी। जो 5 ईयर प्लान होता है, प्लानिंग कमीशन प्लान करता है। तो प्लानिंग कमीशन देश की स्थिति, देश की अनेकों जातियां, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उस सब का आकलन के हिसाब से पॉलिसी बनाने का काम करता है। बजटिंग भी फिर उसी हिसाब से होती है। तो अभी तक ओबीसी की जाति का कोई डाटा नहीं है जी। अनुसूचित जाति और जनजाति का डाटा है। तो जाति की जनगणना और उसके साथ साथ शैक्षणिक सर्वे जी, आर्थिक सर्वे जी, हर तरह का डाटा सरकार के पास होना चाहिए, ताकि सरकार जब पॉलिसी बनाए तो डाटा को नज़र में रख के बनाए। अलग अलग वर्गों में ज़मीन किसके पास है, खेत की ज़मीन, अपना मकान किसके पास है, कच्चा है या पक्का है, व्यापार में वो कहाँ है, उनका कोई हिस्सेदारी है या नहीं है, मीडिया में है या नहीं है, सरकारी नौकरी में ए ग्रुप में कितने, बी में कितने, सी में कितने, डी में कितने, या मजदूर हैं, उनका रहन सहन का स्थिति क्या है, उनको खाने की क्या व्यवस्था है, उनके घर में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, उनके बाकी रिसोर्सेज में उनको क्या हक मिला है, या उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो ये तमाम डाटा अगर मिल जाए, जब आर्थिक सर्वे और शैक्षणिक सर्वे का डाटा आएगा, ये पूरा डाटा जब सरकार के पास होगा तो सरकार को फिर उस डाटा के हिसाब से उन वर्गों के लिए पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी जी। इसलिए जाति की गणना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का होना बेहद ज़रूरी है। और यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है एम नागराज वाले केस में जी।
जिसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हुई है, तो कोर्ट ने उसको कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन तो होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल लेयर टेस्ट उसमें रख दिया जी उन्होंने कहा, पहला देयर मस्ट बी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड एफिशिएंसी शुड बी मेंटेन, थर्ड देयर मस्ट बी ए डाटा। जी डाटा मतलब सर्वे करके स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए अलग अलग वर्गों की क्या स्थिति है नौकरी में, वो उनको कितना कितना हिस्सा मिला है। जी अभी तक किसी सरकार ने वो सर्वे किया ही नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बावजूद अभी तक भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन इफेक्टिव तरीके से लागू हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो डाटा नहीं है। जी कोर्ट के लिए दो, लेकिन ये डाटा चाहिए, डाटा किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास है नहीं। जी ये डाटा तब आएगा जब जाति जनगणना वो जब आएगा जब जाति की गणना होगी, जी ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा। इसीलिए भी इस डाटा का होना जरूरी है, जो जातिगत जनगणना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से संभव हो जी। पाएगा। अब सर इस पर आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मॉल रोड से एक तस्वीर आई। आप उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के आवास पर उनसे मिलने गए थे, वो मिली नहीं या मिलने से उन्होंने इनकार किया, या क्या हुआ, ये पूरा मसला था क्या? एक्चुअली मैं पहले तो आपको बता दूं जी कि मैं 1982 में 9th क्लास में पढ़ता था, तब से मिशन में काम कर रहा हूं। जी और बहन जी और कांसीराम साहब हमारे यहाँ आते थे गोंडा में, जी तो हमारे यहाँ एक पंचायत घर था, उसमें जैसे वो कुर्सी पे बैठे तो हम बिल्कुल उनके सामने नीचे ऐसे बैठते उनको सुनते थे। जी एक तो मंच का भाषण हो गया, एक सामने बैठ के जो एक आत्मिक बातचीत होती जी, है, जी। तो ऐसे बैठ के सुनते थे। तो हमारे समाज के नेता, हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं पहले से ही, हाँ। हम मानते हैं, जी, उनकी बिल्कुल। इज्जत करते हैं जी, दिल से, मानना भी चाहिए। इसमें जी। कोई राजनीति नहीं जी है। जी जी दूसरा, उस बीएसपी के लिए कभी किसी टाइम पे 10-10 20-20 रुपए की पर्ची कूपन कटवा के हम चंदा भी जमा किया करते थे। अच्छा जिस वक्त बीएसपी बनी नहीं थी, DS4 थी, जी तो उस पर PL मिमरोट हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे। जी उनके चुनाव में ऊंट का निशान था, और वॉल राइटिंग करवाना, रात को जो लोग वॉल राइटिंग करने आते थे उनके साथ जाना, पोस्टर चिपकाना, वो सारा काम भी जी हम लोग एक छात्र के तौर पे उस वक्त किया करते थे। जी और बाद में वो भी दिन आया जब हम बहन जी के घर गए, तो उनके पिताजी ने मुझे बिना खाना खाए आने नहीं दिया, कह रहे नहीं ये खाना पड़ेगा, ये मेरी पेंशन का पैसा है, हाँ जी ये बहन जी के पैसे से नहीं है, ये मेरी पेंशन के पैसे से, ये खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। जी फिर उनके भाई मेरे घर भी आते थे, मैं भी उनसे मिला हूँ, जी तो एक आत्मिक रिश्ता भी है। जी और बहन जी का जो काम रहा वो इतना बड़ा रहा कि हम उनसे प्रभावित पहले से ही हैं। वो अलग बात है कि फुल गवर्नमेंट बनने के बाद 2012 के बाद धीरे धीरे जिस तरह वो मिशन डीरेल हुआ, चूँकि वो केवल पॉलिटिक्स नहीं थी बल्कि एक मिशन था, जी लेकिन वो मिशन कहीं ना कहीं तो खत्म आप हुआ। किसी उद्देश्य के साथ तो मिलने गए थे? मैं आपको बताता हूँ, मैं वीरापासी जी की मूर्ति का अनावरण था 20 तारीख को, 20 मई को रायबरेली में। लेकिन उससे एक दिन पहले मैं यूपी चला गया था, और अपने कांग्रेस के कार्यालय में मैं SC डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहा था, जिसमें अनेकों सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, जिनसे हम इस प्रोग्राम की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे लोगों को, समाज के लोगों को, जो प्रबुद्ध जन है समाज को, उनको वहाँ प्रोग्राम में इनवाइट करना है कि वो लोग आएँ, क्योंकि ये केवल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है बल्कि सामाजिक प्रोग्राम है, तो समाज के लोग उसमें होने चाहिए। उसकी तैयारी की मीटिंग चल रही थी, तो वहीं पे एक बहन जी की सेहत को लेकर जिक्र आ गया कि मिलती नहीं है, जाती नहीं है, कहीं लगता है कहीं शायद तबीयत ठीक ना हो। तो हम मीटिंग ख़त्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे कि ये लंच करने चलते हैं, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं एकदम सही 50 किलोमीटर की दूरी पे चौक है, चौक से राइट मुड़ते 50 ही मीटर की उस हमारे कार्यालय से केवल 50 मीटर, जी मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे एक चौक है। चौक पे बिल्कुल सामने जैसे आप बैठे जी। हैं ऐसे बहन जी का बंगला है जी और अगर राइट मुड़ते हैं तो कैपुचिनो के नाम से रेस्टोरेंट है जी जहां हम खाने जारे थे। तो मुझे अचानक याद आया यार बात तो बहन जी की चल रही थी, चलो बहन जी का हालचाल पूछ लें जी कि बहन जी कोई प्लानिंग नहीं कुशल क्षेम ले ले। अचानक मन में आया जी कोई प्लानिंग नहीं, एक इसे श्रद्धावश भी कह सकते हो कि भाई बहन जी के प्रति एक मन में तो एक भाव है ही, रेस्पेक्ट का भाव है, वो रहेगा जी उसको कोई छीन नहीं सकता। जी मैं कांग्रेस में हूँ, SC डिपार्टमेंट में हूँ, जी लेकिन ये मेरे मन का भाव है कि मैं अपने समाज के जो नेता रहे जिन्होंने कुर्बानी दी है, जीवन भर शादी नहीं की,
पूरा जीवन उस मिशन मूवमेंट के लिए लगाया, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उस नाते मैंने सोचा, मैं ये भी जानता हूँ कि प्रोटोकॉल्स होते हैं जी और ऐसे कोई नहीं है कि अचानक ही हर कोई मिल जाए, लेकिन मुझे ये था कि चूंकि मैं मिशन से निकला हूँ, उस मिशन का हूँ, और मैं जब मंत्री था दिल्ली की सरकार में तो बीएसपी के लोग भी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी, बामसेफ के लोग भी, समता सैनिक दल के लोग भी, मिशन जय भीम के लोग, या आरपीआई के लोग, या भारतीय बौद्ध महासभा के लोग, पूरे देश से जो दिल्ली आता है तो वो मेरे घर जरूर आता है जी और बिना किसी अपॉइंटमेंट के मैं सबसे मिलता था। जी तो मैंने सोचा हालचाल जान लूँ, अगर मुलाकात हुई तो हालचाल पूछ लेंगे, जी। वरना हम तो खाना खाने जा ही रहे हैं। जी। तो कोई पहले से प्लान नहीं था, अचानक मन में तो आया। मुलाकात हुई भी नहीं? हमने वहाँ स्टाफ बड़ा अच्छा, उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, जानते थे हमें जी। तो उन्होंने कहा सर हम बहन जी से को संदेश देंगे, और जब उनसे आ जाएगा कि भाई हाँ गौतम जी को बुला लो, तो आपका नंबर है, आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, आप आ जाना, मिल लेना। बस ये कह कि हम निकले, खाना खाने गए, और मैंने फेसबुक पे ज़रूर ये लिखा कि मैं आज बहन जी का कुशलक्षेम जानने के लिए गया। स्टाफ ने नंबर ले लिया है, जब बहन जी का टाइम मिलेगा तो मैं उनसे मिलके, और चूंकि जब भी मैं दिल्ली आता हूँ लोग कई बार कहते हैं जी कि तुम वहाँ जाते हो, आपके ऑफिस के सामने बहन जी का बंगला है, तो आप समाज, किसी भी पार्टी में समाज के नाते कम से कम हालचाल तो जान लिया करो कभी, इसमें कौन सा इज्जत कम हो जाएगी। मैंने कहा मैं क्या, मेरे समाज के नेता, उसमें मेरी क्या इज्जत कम होनी है। तो मेरे को याद आया कि फिर हो सकता है कभी कोई पूछे कि भाई तुम वहाँ जाते हो, मिले नहीं, मैंने चलो हालचाल जानने की कोशिश करते हैं जी। तो ऐसे अचानक ये मेरे माइंड में आया, और ये तो मेरे साथ जो तनुज पुनिया थे उनको भी नहीं पता था जी कहाँ जा रहे हैं कि मैं बहन जी का अचानक मिलने के लिए पूछ लूँगा। जो सामने ही था ना, जैसे वो बैठे हैं सामने ऐसे एकदम, कोई ऐसा नहीं कि चल के अलग से गए हों। ठीक है, खैर वो ऐसा कोई प्लानिंग का मुद्दा था नहीं, आपको ऐसा लगा, और सामाजिक रिश्तों में ये होता भी है। लेकिन सर, ये आए दिन दलितों पर अत्याचार की खबरें राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के हर कोने से आती रहती हैं, लेकिन उस पर हमने काफ़ी दिनों से देखा है कि उस पर मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी का कोई स्टैंड नहीं होता। देखिए, बोलते नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये चुप है, उन्हें चुप कराया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जी जिसकी वजह से बहन जी वैसे डरने वाली नहीं है जी, पर कई बार डर परिवार के किसी और की वजह से भी हो जाता है। कोई तो कारण है कि जो प्रखर हुआ करती थी वो अब ज़्यादातर मुद्दों पे नहीं बोल पा रही हैं। क्या कारण हो सकता है, ये पूरे समाज को देखना है। ये मुझे तो लगता है कोई ना कोई तो बात है, या तो जैसे बीजेपी की आदत है फाइलें खोल देना, वो अपने मंत्रियों तक को डराती हैं, तो फिर विपक्ष तो क्या चीज़ है, आए दिन विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाना, तो आज किसी को भी डराया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अनहोनी हो, किसी को भी बीजेपी डरा सकती है। तो क्या मजबूरी है, क्यों चुप्पी, ये समाज को सोचना है। जी, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जिस दल से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से, उनसे गठबंधन जारी रहेगा या घटक दल के बदलने की भी कोई संभावना नहीं, मेरा स्पष्ट मानना, वो हमारे पार्टनर हैं जी, इंडिया गठबंधन में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन में विपक्ष की सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि सबके सामने देश पहले है जी। पार्टी, देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, डेमोक्रेसी बचेगी तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी जी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी संविधान को ही खत्म किए जा रही है, जी डेमोक्रेसी को ही खत्म किए जा रही है। जी। आज पूरे दुनिया का जो डाटा सामने आया, पत्रकारिता के क्षेत्र में हम इतने ज़्यादा पिछड़ गए कि पाकिस्तान भी हमसे आगे है। जी। कुपोषण के मामले में हम बहुत पीछे चले गए, बहुत बुरी हालत में हैं, अर्थव्यवस्था में नीचे, अर्थव्यवस्था हमारी डूबती जा रही है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी उन दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की कमज़ोर हुई है। संविधान पे हमले बढ़े हैं। जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी संविधान के द्वारा ये थी कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, आज पूरा इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के लिए काम कर रहा हो। जी। जो मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था जी। वो मीडिया बीजेपी के लिए काम कर रहा है। जी। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, जिनसे लोग ये कहते थे कि यार मैं कोर्ट चला जाऊंगा न्याय के लिए, जिस कोर्ट के खिलाफ कभी कोई बोलता नहीं था, आज उस कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ लोग खुलेआम बयान दे रहे हैं। यानी ऐसी छवि कोर्ट की बना दी जुडिशियल ऑफिसर्स ने अपने कंडक्ट से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, कि अब कोर्ट पे भी भरोसा खत्म हो रहा है। जैसे चुनाव की जो याचिका थी,
जो वोट कटे जी, और चुनाव उसमें बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि भाई इस बार नहीं, अगली बार डाल लेना, जी। कि मजाक हो रहा है क्या? तो सर इसी में मैं एक दूसरा भी सवाल तो है ऐसे ऐसे हालात जी। में जब इतना इस हद तक देश के सामने खतरा पैदा हो गया, जी। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अनेकों बीजेपी के नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि 400 पार दो तो हम संविधान बदलेंगे, यानी उनका उस आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तो आज के संगठन हो गए, लेकिन उस वक्त जनसंघ थी जी, बीजेपी के स्थान पे जनसंघ थी जी। और उनका जो धार्मिक संगठन था वो हिंदू महासभा था, और उनका जिसको सांस्कृतिक कहते हैं एक्चुअल में तो वही मेन पॉलिटिकल है, वो आरएसएस है। तो उन तीनों ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, मतलब लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन जो अधिनियमित और अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया 26 नवंबर 1949 को जी। उस दिन उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी, हिंदू महासभा ने और जनसंघ ने, आरएसएस ने, जी। क्योंकि वो मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। तो आज उनका वो सपना 2024 के चुनाव में जनता ने तोड़ा है जी। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि वो देश के लिए अभी भी खतरा हैं जी। अभी भी वो लगातार हिंदू मुसलमान करना, जी। लगातार घुसपैठिया शब्द यूज करते हैं, लेकिन असली निशाना उनका चुनाव जीतना। हिंदू मुसलमान करते हैं तो उनका निशाना वोट को पोलराइज करना। जी। तो देश के लिए खतरा है भारतीय जनता पार्टी, और जो प्रेजेंट में सरकार है वो देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जी। उस खतरे को बचाने के लिए पूरे देश के विपक्ष को, जो जिम्मेदार विपक्ष है, जो संविधान में भरोसा करता है, जिसके लिए देश प्राथमिकता है, जिसके लिए देश का संविधान प्राथमिकता है, उनको सबको एकजुट होना चाहिए। और उस एकजुटता में सपा और कांग्रेस तो एक उसमें है ही, अगर बहुजन समाज पार्टी भी, उसमें बहुजन समाज पार्टी को भी आना चाहिए जी, क्योंकि अब वो समय गया कि एक पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ती रहे। बीजेपी ने एनडीए बना के उसमें इतने सारे दल को जोड़ लिया, लेकिन एक इतिहास गवाह इस बात का, इससे सबक भी लेना होगा। जिस पार्टी की मदद लेके जिस राज्य में बीजेपी नीति वहां घुसी, उसी राज्य से उस पार्टी का उन्होंने खात्मा कर दिया। जी। अभी बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही थी, तो आप इस मंच के माध्यम से, आप उस दिन मिल तो नहीं पाए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी से अगर कोई संदेश देना चाहें। नहीं, मैं बहन जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहन जी, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, इवन राहुल गांधी जी भी आपकी इज्जत करते हैं, सभी पार्टियों के नेता आपकी इज्जत करते हैं। खड़गे जी ने तो विशेष रूप से मेरे दिन एक दिन आपके हाल चाल जानने के बारे में मेरे से पूछा, बहन जी का क्या चल रहा है, कैसी हैं बहन जी स्वास्थ्य के रूप में। तो हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी चलाते हुए भी आपकी भी रेस्पेक्ट करता है। तो बेशक कुछ भी हो जाए, देश पहले है, समाज के हक और अधिकार पहले हैं। देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, और उस विपक्ष में मेरा व्यक्तिगत विचार आपको भी होना चाहिए। अब आपसे सर कुछ छोटे छोटे सवाल, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सवालों के जवाब एक एक लाइन में देंगे। सर, दलितों की लड़ाई लड़ने वाले राजेंद्र पाल गौतम जी किस गाड़ी से चलते हैं? उनके पास कौन सी लग्जरी गाड़ी है? मेरे पास सबसे पहले मैंने 2004 के आसपास, 2003-04 में पुरानी 800 मारुति खरीदी थी अपने एक दोस्त की जी। 2009 में मैंने वैगनार खरीदी, एक अपने चेक अकाउंट से पैसे देके कैश डाउन। और फिर मुझे मेरे मिशन के लिए समाज के लोगों ने एक इनोवा गाड़ी दी जिस पे मैं चलता हूँ जी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो गाड़ी है मेरे परिवार की, वो फ्रोंक, एक नेक्सा की गाड़ी है जी, जो अभी कोई 1-1.5 साल पहले खरीदी है। जी। बाकी वकालत के दौर से मैं 2 व्हीलर पे चलता था, और 2 व्हीलर वकालत शुरू की 93 में, तो 2 व्हीलर से वकालत करता था या बस से भी सफ़र करता था, डीटीसी की बस से। बाद में 2003-04 में पुरानी मारुति खरीदी, फिर उससे जाना शुरू किया, साथ में मेट्रो का भी इस्तेमाल, साथ में बसेस का भी इस्तेमाल, ऑटो भी ले लिया, और वो हरी भरी चलती थी वो भी ले ली। मतलब सब तरह का सफ़र मैंने किया है और अभी भी करता हूँ जी। मैं कई बार एयरपोर्ट उतरता हूँ तो मैं मेट्रो से आ जाता हूँ जी। आपसे सर फिर वही गुजारिश की, इन सवालों का जवाब थोड़ा सा छोटे में जी। आपकी नज़र में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन? मायावती, चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी? मेरे ख्याल से आज अगर ईमानदारी से कहूँ
तो निष्पक्ष रूप से इस देश के वंचित वर्गों के हिस्सेदारी, भागीदारी या उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न, उनकी हकमारी के खिलाफ अगर कोई ईमानदारी से संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी बिना डरे जी अगर कोई आवाज़ मजबूती से बुलंद कर रहे हैं तो वो आदरणीय राहुल गांधी कर रहे हैं। जी मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं या मेरे नेता हैं, बल्कि जो मैंने क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ और दुनिया देख रही है, केवल राजेंद्र गौतम नहीं, लोग देख रहे हैं सब, कौन है जो संसद के अंदर भी खुल के कहता है कि देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलेगा। देश में दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ऑब्वियसली मनुवाद, ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा हैं या भाजपा पोषित नेता? मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूँगा, चूँकि मेरे मित्र भी हैं, बात होती चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे घर भी कई बार आए हैं। जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हम दोनों साथ बैठे और मैंने उनसे कहा था कि आप और हम मिलके चलो इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हैं, लेकिन वो इससे सहमत नहीं हुए, उन्होंने अलग रास्ता चुना। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि जब किसी की गाड़ी का पेट्रोल किसी दूसरे के द्वारा भरा जाता हो, मतलब समझना गाड़ी का पेट्रोल का मतलब, जी 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 किसी पार्टी को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए और जब किसी पार्टी को चलाने के लिए व्यवस्थाएं कहीं से और जगह से जी हो, तो निष्पक्षता होना और समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित होना बड़ा मुश्किल होता है। आपका इशारा सीधे और सीधे ये लोगों भारतीय को तय जनता करना है। पार्टी की तरफ है। ये लोग तय करें ना जी कि इतने बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले, महंगी महंगी गाड़ियां और ये सब व्यवस्थाएं कहाँ से आखिर आई? कहाँ से रही हैं? जी ये व्यवस्थाएं कांसीराम साहब को नहीं मिलती थी, जी उनको तो नहीं मिलती थी। ये व्यवस्थाएं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी नहीं मिली। जी ये व्यवस्थाएं तो मुझे मंत्री रहते हुए मुझे भी नहीं मिली। जो चंद्रशेखर को मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल समाज को तय करना है। जी राजेंद्र वो पाल पहचान गौतम की करें। नज़र में चंद्रशेखर आजाद का भविष्य क्या है, राजनीतिक भविष्य? मुझे पहले बात मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, किसी एक जाति के दम पे कोई पार्टी नहीं चल सकती, और अलग रह के एक समाज के दम पर भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं दे सकता। जी अगर भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है, देश विरोधी काम कर रही है, देश को कमज़ोर कर रही है, प्रजातंत्र को कमज़ोर कर रही है, अगर उसको रोकना है तो आपको उससे अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और उससे अलग के लिए तो इंडिया गठबंधन है। जी तो जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, वो बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। मायावती आपकी नज़र में निडर और निर्भीक नेता या डरी हुई एक कंप्रोमाइज्ड नेता? वैसे तो लीडर हुआ करती थी, पर अब ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका गया उस वक्त वो कुछ बोली नहीं, यानी डरी हुई और कंप्रोमाइज्ड। जब उनकी रैली हुई लखनऊ में रमाबाई मैदान में, तो वाई पूरन कुमार को जो संस्थानिक हत्या की गई, सुसाइड के लिए मजबूर किया गया, जी उस मुद्दे पे भी उस वक्त नहीं बोली। जी तो कुछ तो है, कोई ना कोई तो वजह है, जी अन्यथा बहन जी डरने वाली या चुप रहने वाली महिला तो कम से कम नहीं थी। जी अब एक सर लास्ट सवाल कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जी से अगर आपकी मुलाकात हुई तो आप उनसे क्या कहेंगे, क्या सवाल पूछेंगे और आप उनसे क्या शिकायतें करेंगे? मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सबको एक न एक दिन मरना है। बुद्ध ने कहा हर चीज़ अनित्य है, जो भी दुनिया में है उसका जाना भी तय है, मरेंगे आप भी, मरेंगे हम भी। जी जो आपके पास है ना आप कुछ साथ लेके जाएंगे ना हम लेके जाएंगे। बड़े लाखों लोगों की कुर्बानी से ये देश आज़ाद हुआ, कितनी मुश्किल से भारत को इतने विद्वान लोगों की मेहनत से डेमोक्रेसी मिली, संविधान मिला। आप अपने दोस्तों के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को कुर्बान मत कीजिए, देश के प्रजातंत्र को ख़त्म मत कीजिए, देश की संस्थाओं को ख़त्म मत कीजिए। विपक्ष के खिलाफ सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके अब क्या कर लेंगे? डर के आगे जीत है। इतना मत डराइए कि लोग आपके लिए खतरा बन जाएं। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे
आशा और पूरी उम्मीद है कि सर के साथ ही बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। आप मंच पर बने रहिएगा, किसी नए मुद्दे पर नए मेहमान के साथ फिर से मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।